जी बेटा, एकदम करेक्ट जगह पर आए हो। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है? जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट। पहला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे विद एनिमेटेड पिक्चर के साथ और बहुत सारी ट्रिक्स के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये चैप्टर लंबे समय तक याद रहेगा। और यकीन मानिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप ये चैप्टर मेरे साथ देख लेते हो ना, तो आपको मैं बना दूंगा इस चैप्टर का एक्सपर्ट। तो बाकी बातें हम करते हैं इस चैप्टर में। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। जी बेटा, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर। दूसरे शब्दों में कहें तो ये दिस इज द बेस ऑफ द चैप्टर, ठीक है। अब बेसिकली जैसे आपका चैप्टर का नाम है ना, जेंडर, रिलीजियन और कास्ट, इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ भी जेंडर क्या, जेंडर का क्या सीन होता है, ठीक है। रिलीजियन के बारे में पढ़ेंगे और कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना आपको समाज में देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। पहली बात तो ये, ठीक है। और आपकी रीडर में इतनी टफ चीजें दी है ना, यकीन मानिए आप ये स्लाइड देखने के बाद ना आपको ऐसे लगेगा कि आपने एक सेकंड क्लास का चैप्टर किया है, ठीक है। तो ज्यादा तारीफ ना करते हुए ना हम चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को कंसेप्ट करवाने से पहले ना मैं आपको ये बता देता हूँ, हाँ भी इस चैप्टर में हम करेंगे क्या क्या। जैसे आप पिक्चर देखने से पहले उसका बताते ना, हाँ भी एक्टर ये है, स्टोरी ये है, थोड़ा सा बताते ना, वैसे ही मैं आपको बताने लगा हूँ। इस चैप्टर में ना आपको बेसिकली 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हेडिंग समझ लो, पिलर समझ लो, इस चैप्टर का बेस समझ लो, ठीक है। इसका फर्स्ट पिलर है, हम पढ़ेंगे मेन हेडिंग क्या है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। हाँ भी जेंडर और पॉलिटिक्स। जेंडर में मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, बहुत सारी और भी चीजें आएंगी जो चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसका पॉलिटिक्स के साथ क्या रिलेशन है, एक तो ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा पिलर है इसका रिलीजन, धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और कम्युनलिज्म, हाँ ये नया वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या होता है वो आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भाई आपका पीछा नहीं छड़ेगा, ठीक है। पॉलिटिक्स हर जगह पर लगा हुआ है। बताता हूँ इन दोनों का क्या कनेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा पिलर समझ आ गया? अभी समझ नहीं आया, अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। समझाऊंगा इतने अच्छे से ना, बस आपने ध्यान से सुनना है उस बातों को, ठीक है। एंड लास्ट पिलर इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स। लास्ट में हम देखेंगे हाँ भी कास्ट जो हमारी सोसाइटीज में होती है उसका पॉलिटिक्स के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर और पॉलिटिक्स का क्या, जेंडर और पॉलिटिक्स में रिलेशन है? अगर है तो पॉलिटिक्स के आने से जेंडर में इंप्रूवमेंट आएगी, देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, वो सारी बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला ना, 3 मेन हेडिंग्स है, ठीक है। जब तक दूसरी हेडिंग नहीं ना आती, उसमें जितने भी पेजेस आएंगे वो मैं पार्ट्स में कराऊंगा। ये पार्ट ए है किसका, जेंडर एंड पॉलिटिक्स में। ये थी थोड़ी सी बेसिक बातें। अब बात करते हैं हाँ भी जेंडर क्या होता है और पॉलिटिक्स क्या होती है। जैसे जैसे मैं पढ़ता रहूंगा ना, वैसे वैसे आपको कंसेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे और वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा हाँ भी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं, इन जेंडर डिवीजन। जो जेंडर डिवीजन है ना, बेसिकली इस चैप्टर में, इसमें हम जेंडर, जब तक जेंडर वर्ड आएगा ना पॉलिटिक्स में, हम लोग ये देखेंगे हाँ भी जो फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, फीमेल्स को नीचा समझा जाता है, मेल को हमेशा बढ़िया समझा जाता है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन जेंडर डिवीजन, जेंडर डिवीजन की अगर बात करें ना, तो हेरारिकल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर। हर तरफ सोशल डिवीजन, सोशल का मतलब होता है समाज, डिवीजन का मतलब होता है समाज को कैसे बांटा है हमने, ठीक है। जैसे समाज में मेल्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, और भी जो समाज में बड़े सारे पार्ट्स में बांटा हुआ है, ठीक है। तो सोशल डिवीजन कौन सी देखने को मिलती है, जेंडर डिवीजन में। जेंडर डिवीजन में जब जेंडर की बात करें, मेल और फीमेल की बात करें, तो कौन सी डिवीजन की बात आती है, हेरारिकल, ठीक है। सबसे मेन सवाल, हाँ भी हेरारिकल होता क्या है? हेरारिकल का गूगल में सर्च करोगे तो इसका मतलब होता है श्रेणीबद्ध, ठीक है। नहीं समझ आया? नहीं। हेरारिकल का मतलब होता है समाज में स्थान। मान लो कोई श्रेणी है ए, कोई श्रेणी है बी। ए में समाज की बड़ी इज्जत है, बी में इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने जेंडर डिवीजन के साथ उन्होंने जोड़ा है समाज में। जैसे हेरारिकल मतलब समाज में फीमेल्स को थोड़ा सा कम प्रेफरेंस दी जाती है, कम रुतबा माना जाता है, और मेल्स का ज्यादा माना जाता है, ठीक है। और भी बड़ी सारी बातें करेंगे। आई होप ये छोटा सा कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगली बात करें जेंडर डिवीजन की, ठीक है। जो जेंडर डिवीजन है ना, उसको क्या बोला जाता है, अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। ये वाला कंसेप्ट मैं पूरा समझाता हूँ, उसके बाद एग्जांपल दूंगा और भी बढ़िया समझ आ जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। जो जेंडर है ना, वो नेचुरल माना जाता है। हाँ भी ये नेचुरल है, जेंडर मेल है तो मेल है, फीमेल है तो फीमेल है, वो चेंज नहीं हो सकता। जेंडर के बारे में ये बात बोली गई है किसके द्वारा,
थिंकिंग बाय सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स। मेरे को पूरा यकीन है आपको अभी तक बिल्कुल समझ नहीं आया मैंने जो पढ़ा है। पहले मैं एग्जांपल देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली ना एक होता है सेक्स होता है, एक होता है जेंडर होता है, ठीक है। आप अभी तक ये दोनों को सेम ही समझते हो, ठीक है। सेक्स का मतलब भी मेल और फीमेल होता है और जेंडर का मतलब भी मेल और फीमेल होता है, पर ये सेम नहीं है। अब आपको इस चैप्टर के बाद अब अच्छी तरह समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने बोला था समाज में आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा, ठीक है। सेक्स जो होता है ना उसमें आता है मेल और फीमेल, जो भगवान डिसाइड करता है, हाँ भी किसी ने मेल बनना है और किसी ने फीमेल बनना है, ये अनचेंजेबल है, ये इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करें जेंडर की, जेंडर हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। जैसे जेंडर में बोल दूं इसमें आते तो मेल और फीमेल ही है, ठीक है। जैसे लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना, अगर उनका लड़का बाहर जा रहा है तो हमने उसको ये बोल दिया हाँ भी उसका जेंडर है तो उसको तो हक ही बनता है, लड़के ने तो बाहर ही रहना सारा दिन, उसको कोई पूछताछ नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे लड़का बोल दे हाँ भी मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं तो उसको लाइटली लेंगे घर वाले, हाँ भी चलो ठीक है। अगर लड़की बोले कि हाँ भी मेरे इतने बॉयफ्रेंड है तो उसको थोड़ा सा बुरा माना जाएगा समाज में, ठीक है। तो वो होता है जेंडर जो हम लोगों ने बनाया, ठीक है। जैसे हम बचपन से ही लड़कियों को डोल दे देते हैं, लड़कों को अलग टाइप के खिलौने दे देते हैं खेलने के लिए, तो जो सेक्स है वो मेल और फीमेल हो सकता है इसमें। पर जो जेंडर डिवीजन है ना समाज में, जेंडर हमने लड़कों और लड़कियों को बांट दिया, हाँ भी घर के काम लड़की ही करेगी, अगर लड़का करेगा तो उसकी समाज में बड़ी बेइज्जती होगी, ठीक है। अगर लड़का कोई रोता है तो उसको बोलते हैं हाँ भी तू लड़कियों के जैसे क्यों रो रहा है, ठीक है। लड़के को टफ बनाया जाता है और लड़कियों को क्या बनाया जाता है, तुम लोगों ने पोलाइटली बोलना है, ठीक है। तो आई होप ये सेक्स और जेंडर के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गया। जेंडर डिवीजन की अगर बात करें जो हमने बनाई है, ठीक है, उसमें क्या बोला जाता है, ये नेचुरल है और अनचेंजेबल है। ये अनचेंजेबल है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब जो लड़की घर के काम करेगी तो घर के ही करेगी, अगर लड़का करेगा तो उसकी बेइज्जती होगी समाज में, ठीक है। ये थिंकिंग किसके द्वारा दी गई है, स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स वो लोग होते हैं, घटिया पुरानी सोच होती है, हाँ भी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाने चाहिए, ठीक है, लड़कियों को बाहर ही जाने दिया जाना चाहिए, हाँ भी लड़की अगर बाहर जाएगी तो बॉयफ्रेंड बनाएगी, सीधी सी भाषा में, ठीक है, तो जिससे परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये जेंडर डिवीजन इनकी सोच है स्टीरियोटाइप की। वो बोलते हैं हाँ भी नेचुरल जेंडर नेचुरल, लड़का है तो उसको बाहर के काम करने पड़ेंगे, लड़की है तो उसको घर के काम करने पड़ेंगे, ये अनचेंजेबल है। पर ये चेंजेबल है भाई, समाज अब बड़े आगे बढ़ गया, लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। हमारी चोरियां चोरों से कम है के। आई होप ये दो कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गए, दो नहीं चार, दो ये वाले जो मैंने ओरली समझाए हैं सेक्स और जेंडर के बारे में, ठीक है। अगली बात करें, आपकी सब हेडिंग आती है आगे रीडर में, पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन। जो डिवीजन है वो पब्लिक और प्राइवेट में क्या आएगा वो जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा ना आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। इसका फर्स्ट कंसेप्ट है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, एक्सप्लेन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, एज इट इज ही समझना है, एज इट इज ही लिखना है, ठीक है। एक मेल होता है, एक फीमेल होता है और एक ट्रांसजेंडर होता है, लेस्बियन होते हैं और भी बड़े सारे जेंडर होते हैं, पर आपकी रीडर के अकॉर्डिंग दो उन्होंने माने हैं, मेल और फीमेल, उसके बेस पे ये चैप्टर बनाया, ठीक है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में क्या है, वुमेन होती है और एक मैन होता है, उसके काम को समाज में डिवाइड किया गया है, उसको ही बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का मतलब होता है काम करना। इसमें क्या आता है, वुमेन का क्या सोचा जाता है, काम होता है डू ऑल वर्क्स इनसाइड होम, सभी काम लड़की घर के अंदर ही करेगी, जैसे वॉशिंग क्लॉथ, इसमें एक्सेप्ट्रा लिख दिया, नोट्स में सारे डाल दूंगा, हाँ भी कपड़े धोना, बच्चों को संभालना, ठीक है। अगर मर्द करेगा तो वो समाज में नीचा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैन की बात की गई है कि ऑल वर्क आउटसाइड द होम, जो मैन है वो सारे घर के बाहर वाले काम करेगा भाई। ये आता है कंसेप्ट सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में, ठीक है, जब आदमी औरतों के काम को डिवाइड किया गया, ठीक है। आपको एग्जाम में पिछली बार ये भी क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। हाँ भी हमने लेबर अगर बांट दिया, हाँ भी लड़के तू ये काम करेगा, लड़की तू ये काम करेगी, लड़की अगर तू लड़के वाला काम करेगी तो समाज में तेरी बेइज्जती है, अगर लड़के तू लड़की वाला काम करेगा तो लड़के तेरी बेइज्जती है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये सारा बातें उन्होंने बोल दी। इसके इम्पैक्ट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन वुमेन, वुमेन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ पॉपुलेशन बट देयर रोल इन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स पब्लिक इज लिमिटेड। बोल दिया भाई हाँ भी वुमेन की जो पॉपुलेशन है हाफ है, अगर पूरी दुनिया में 100 बंदे रहते हैं तो 50 वुमेन भी है, पर अगर ये वुमेन्स को काम बांट दोगे, हाँ भी वुमेन तू बाहर वाला काम नहीं करेगी, हाँ भी वुमेन तू डॉक्टर नहीं बन सकती, हाँ भी वुमेन तू इंजीनियर नहीं बन सकती, तो वुमेन्स का रोल कम हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटिक्स में भी वुमेन्स नहीं आगे बढ़ सकेंगी, इकोनॉमिक्स में भी नहीं आगे बढ़ सकेंगी और पब्लिक इज लिमिटेड, मतलब समाज में भी वुमेन्स आगे नहीं बढ़ सकेंगी। दिस इज द ड्रॉबैक्स ऑफ सेक्सुअल डिवीजन
डिवीजन ऑफ लेबर। अब सभी को समान हक हो, सभी कुछ भी कर सकते हैं, तो वो देश भी उतना तरक्की करेगा। ठीक है, आई होप एक कॉन्सेप्ट, दूसरा जेंडर डिवीजन जो हमने बनाई है उसका कॉन्सेप्ट, और प्राइवेट पब्लिक डिवीजन में सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का क्या कॉन्सेप्ट है आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगला, अब इतना वुमेन्स के साथ बुरा हो रहा है, हाँ भी इतना भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ रहा है, तो आगे क्या मूवमेंट आई है? वुमेन चुप थोड़ी बैठेंगे, या वुमेन्स को जो आजादी दिलवाने वाले जो हक में है वो चुप थोड़ी बैठेंगे। तो उन्होंने क्या किया? देन बाय फेमिनिस्ट मूवमेंट इम्प्रूव वुमेन कंडीशन। तो वुमेन की कंडीशन को किस मूवमेंट ने, किस आंदोलन ने बेहतर करवाया? तो फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब सबसे बड़ा सवाल, हाँ अभी फेमिनिस्ट मूवमेंट होती कौन सी है? इसका आंसर ये है, मूवमेंट्स विच एगिटेट फॉर वुमेन्स राइट्स। ऐसी मूवमेंट्स, ऐसे आंदोलन जो वुमेन्स के हक में हो। हाँ भी वुमेन्स को भी अब हक मिलना चाहिए, वुमेन्स भी अब किसी से कम नहीं है। ठीक है, ऐसी मूवमेंट, ऐसे आंदोलन को कौन सी मूवमेंट बोला जाता है? फेमिनिस्ट मूवमेंट। अगर एग्जाम में आता है एक्सप्लेन फेमिनिस्ट मूवमेंट, तो ये लिख देना, हाँ भी ऐसी मूवमेंट जो वुमेन्स के हक में है। हाँ भी वुमेन्स को भी अधिकार मिलना चाहिए समाज में, वो भी भगवान की भेजी हुई एक इंसान ही है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट ये आ सकता है पेपर में, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने क्या क्या इंप्रूवमेंट की वुमेन्स की लाइफ में। तो सबसे पहले हेल्प इंप्रूविंग वुमेन्स कंडीशन, इसने वुमेन्स की कंडीशन को इम्प्रूव किया। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ हाँ भी वुमेन्स को भी वोटिंग देने का अधिकार होना चाहिए, तो मैं फेमिनिस्ट मूवमेंट के हक में हूँ, मतलब मैं वुमेन्स के हक में हूँ। ठीक है, अगली बात, नाउ वुमेन्स आर साइंटिस्ट। अब जैसे ही फेमिनिस्ट मूवमेंट की विस्तार हुआ, मतलब लोगों में जागरूकता बढ़ी, तो का रिजल्ट क्या हुआ? आजकल देख लो महिलाएं साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लॉयर्स भी हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारे टीचर्स भी हैं। ठीक है, लड़कों से ज्यादा बढ़िया काम कर रही हैं आजकल महिलाएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेरे को कुछ ऐसी महिलाओं के नाम बताओ जो बड़ी ज्यादा फेमस है किसी भी फील्ड में, हाँ भी पॉलिटिक्स में, गेम्स में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब अगली बात, बाय पॉलिटिकल। अब मैंने बात की थी ना, हाँ भी जेंडर और पॉलिटिक्स, हर जगह पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। ठीक है, हमें जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? सभी को जीने का हक होता है, सभी को वोट देने का हक होता है, तो वो चीज पॉलिटिक्स ही दिलवा सकती है, राजे महाराजे नहीं दिलवा सकते। इसीलिए हर कंसेप्ट के साथ पॉलिटिक्स ऐड कर दिया। हाँ भी पॉलिटिक्स होएगी तभी डेमोक्रेसी होएगी, तभी सभी के हकों की बात की जाएगी। ठीक है, अगली बात क्या है लास्ट में, बाय पॉलिटिक्स मोबिलाइजेशन हेल्प टू इम्प्रूव द वुमेन रोल इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में मतलब क्या होता है? आम समाज में जो लाइफ में देखने को मिलता है, जैसे ही यहाँ पर वर्ड है ना पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जैसे ही पॉलिटिकल राजनीति में गतिशीलता हुई, राजनीति में भी ये वाले कंसेप्ट उठने शुरू हो गए। हाँ भी वुमेन्स के साथ बड़ा बुरा व्यवहार होता है, उनकी सुधार भी होना चाहिए। पॉलिटिकल राजनीति में भी जब ये कंसेप्ट आया तो और भी हेल्प मिली वुमेन्स को, हेल्प इन इम्प्रूविंग द वुमेन, वुमेन्स को भी हेल्प मिली, वुमेन की कंडीशन को पॉलिटिकल ने बड़ा सुधारा, राजनीति ने बड़ा सुधारा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको फुल फ्लेज कंसेप्ट समझ आ गया। ये था पार्ट 1 इसका, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जब तक जेंडर एंड पॉलिटिक्स चलेगा उसके पार्ट्स चलेंगे, जैसे ही दूसरा पिलर आएगा, दूसरा पिलर कौन सा कमेंट बॉक्स में बताओ, अभी बताया मैंने। ठीक है, वैसे ही उसके पार्ट शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ देशों के बारे में डिस्कस करेंगे, हाँ भी जहां पर वुमेन्स का रोल बड़ा अच्छा है, मतलब वुमेन्स को सही समझा जाता है, वो भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। गाड़ी स्टार्ट कर। हाँ जी बेटा, आई होप ये पीछे वाली स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। ये वाली जो स्लाइड है जेंडर एंड पॉलिटिक्स का पार्ट बी है। ठीक है, पिछली वाली स्लाइड में जितना करवाया था ना उससे बड़े क्वेश्चन बनते होते हैं। ठीक है, इस वाली स्लाइड में हम, जैसे मैंने लास्ट में बोला था, कुछ कंट्रीज की एग्जांपल से शुरू करेंगे जहां पर वुमेन की सिचुएशन बड़ी ज्यादा अच्छी है। ये कंट्रीज का नाम क्यों आया, ये सारी बातें मैं आपको इस स्लाइड में अच्छी तरह बताऊंगा। हाँ भी हमने क्या उस कंट्री से लेना है, नहीं लेना देना है। ठीक है, उसका रिलेशन है इस स्लाइड से, ठीक है, इस चैप्टर से। उसके पहले आपको ना मैंने एक कंसेप्ट करवाया था, ये पिक्चर भी दिखा देता हूँ, जो लास्ट में मैंने बोला था। हाँ भी एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टीरियोटाइप, जो हमने लाइन करवाई थी ना, हाँ भी जो सोसाइटी में रहने वाले स्टीरियोटाइप तरीके के जो इंसान होते हैं, पुरानी सोच होती है स्टीरियोटाइप की, हाँ भी लड़कियों को पढ़ाना नहीं, बाहर नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली एक ना पिक्चर डिस्कस करते हैं, ये वाली जो आपकी रीडर में दी गई है। ये पिक्चर में बड़ा डीपली मैसेज देती है। ठीक है, इस पिक्चर की हेडिंग क्या है? प्रिसेप्शन फॉर आइडियल वुमेन।
वुमेन, ठीक है। अब वुमेन्स को ना देखने का नजरिया अलग अलग लोगों का हमारे समाज में अलग अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले ये वुमेन बैठी है अपनी सास के साथ पिक्चर देख रही है या कोई भी सीरियल देख रही है, ठीक है। तो एक सास के लिए एक आइडियल बहू कौन सी होगी, जो उसके साथ उसकी बात माने, उसके साथ वही सीरियल देखे जो वो देख रही है, ठीक है। दूसरी बात, अगली पिक्चर में एक फैशनेबल लड़की को दिखाया गया है, ठीक है, और एक हाउसवाइफ को दिखाया गया, ठीक है। अब जो फैशनेबल लोग काम करते हैं, जैसे मैं फैशनेबल में जैसे फोटोग्राफर हूं मैं, ठीक है, तो मेरे को उस टाइप की लड़की बड़ी अच्छी लगेगी जो फैशन में रहती है, छोटे छोटे कपड़े डालती है, तो मेरे लिए वो एक आइडियल वुमेन है। आइडियल वुमेन कौन सी होती है, जो मैं पाना चाहता हूँ जिसको, ठीक है। और सोसाइटी के लिए आइडियल वुमेन कौन सी है, जो घर के काम करती है, जैसे हाउसवाइफ होती है, वो सोसाइटी के लिए। ये सारे स्टीरियोटाइप सोच है। हाँ, अभी लड़कियों को अलग अलग नजरिए से लोग देखते हैं, ठीक है। अगली पिक्चर में ये दिखाया गया है, हाँ भी इन लॉस को, सास ससुर को वो लड़की वो बहू पसंद आती है जो उनके लिए बड़ा सारा दहेज लेके आती है, पैसे लेके आती है, उनको अपनी बहू में पैसा ही दिखता है, ठीक है। आई होप ये पिक्चर का आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। हाँ, अभी कौन सी परसेप्शन है लोगों की लड़कियों को देखने की, ठीक है। ये चीजें ना वुमेन की स्थिति को बड़ा ज्यादा कमजोर करती हैं, ठीक है। आई होप ये पिक्चर वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, वुमेन पब्लिक लाइफ इज वेरी गुड और हाई। जो वुमेन की पब्लिक लाइफ है ना, पब्लिक लाइफ मतलब वुमेन्स का समाज में जो रुतबा है बहुत ज्यादा अच्छा है। कौन सी कंट्रीज में, इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। हाँ अभी, और ये कौन सा वर्ड आ गया सर, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होती है, कुछ नहीं है। जो ये आप मैप में देख रहे हो ना, वर्ल्ड के इस हिस्से को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोला जाता है, जिसमें 3 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे। इसको याद रखने का तरीका भी है मेरे पास, ठीक है। कैसे याद रख सकते हो आप, स्कैंडिनेवियंस है ना, ठीक है। तो स्कैंडी एक लड़की का नाम है, उसके पापा ने पूछा हाँ भी स्वीडन साउंड आ रही है ना, स्वीट्स फिल कर दी थी, उसने बोला हाँ, उस पापा ने बोला कि स्वीट फिल कर दी थी, उसकी चाय में मीठा डाल दिया था, ऐसे समझ लो। तो वो क्या बोलती है, नो वे, मैंने नहीं डाला, हाँ भी आपको शुगर है, आपने नहीं खानी, ठीक है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज है, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, ठीक है। यहाँ पर वुमेन की सिचुएशन बड़ी ज्यादा अच्छी है। मेन सवाल, हाँ भी क्यों, इसका नाम क्यों है, हमने क्या ले लिया इससे, ठीक है। नहीं, आपके रिश्तेदार आते हैं ना, तो वो बोलते हैं हाँ भी उसका लड़का फलाने का लड़का तो बड़ा पढ़ता है, तू तो पढ़ता नहीं है, तेरे नंबर कम आएंगे। तो उससे हमें क्या सीख मिलती है, रिश्तेदारों की बातें नहीं सुननी चाहिए। नहीं, इससे हमें ये सीख मिलती है कि यहाँ पे पढ़ना चाहिए, ठीक है। उन्होंने अपने चैप्टर में दूसरे देशों की एग्जाम्पल दे दी, हाँ भी लड़कियों की सिचुएशन बड़ी ज्यादा अच्छी है। अगला कंसेप्ट ये आता है, हमारे देश में क्यों पीछे रहेगी ये वुमेन। तो अगला कंसेप्ट मेरे को पूरी की पूरी होप है, इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा क्या, बट इन इंडिया वुमेन पब्लिक लाइफ स्टिल लैग का मतलब पीछे रह गई। वुमेन की पब्लिक लाइफ है, वुमेन की जो समाज में सिचुएशन है अभी भी पीछे है। सबसे बड़ा सवाल क्यों। ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आता है तो आपने हेडिंग्स बना के जो मैं बताऊंगा वही लिखना, फुल फ्लेज क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसके बड़े सारे कारण है। पहला कारण, बिकॉज डोमिनेशन ऑफ, डोमिनेशन का मतलब होता है जिसका रुतबा ज्यादा हो, ठीक है। जैसे मैं किसी भी फैमिली की बात करूं, 2 लोग रहते हैं, एक हस्बैंड और एक वाइफ, ठीक है। अगर हस्बैंड की ज्यादा चलती है तो वो वर्ड आएगा डोमिनेशन ऑफ हस्बैंड। अगर वाइफ की ज्यादा चलती है तो डोमिनेशन ऑफ वाइफ, मतलब जिसकी ज्यादा चलती है उसको डोमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। डोमिनेशन ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी। हाँ अभी ये कौन कौन से वर्ड लेके आ रहे हो सर, ठीक है। कुछ नहीं है, 1-2 बार सुनोगे ना तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। पैटी से याद रख लो, जो हम पैटी खाते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी। सबसे बड़ा सवाल, हाँ अभी पैट्रियार्कल सोसाइटी होती क्या है, क्या इसका अगर हिंदी में गूगल में करोगे तो आएगा इसका आंसर कुलपति। कुलपति का क्या मतलब होता है, वैल्यू ऑफ मैन मोर देन, आदमी की वैल्यू ज्यादा होती है समाज में या परिवार में, लड़की से ज्यादा होती है, और आदमी को गिव देम पावर ओवर वुमेन, जिसको वुमेन के ऊपर ज्यादा पावर दी जाती है। हाँ भी वुमेन के ऊपर रोब डाल सकता है वो, ठीक है। तो उस सोसाइटी को, उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, पैट्रियार्कल, ठीक है। पैटी खाने वाला अंकल, ऐसे याद रख लो, ठीक है। पैट्रियार्कल सोसाइटी कौन सी होती है, जहां पर मेल की ज्यादा चलती है, वुमेन की कम चलती है, ठीक है। अब अगर मेल की ज्यादा चलेगी तो वुमेन को वो बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है, पढ़ने नहीं देगा, तो इसीलिए वुमेन की सिचुएशन इंडिया में बैक जा रही है। पहला कारण ये, ठीक है। हाँ जी बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है ये वाले नोट्स से रिलेटेड, ठीक है। ये जो आप नोट्स के थ्रू पढ़ रहे हो, जिससे 101% आपको सक्सेस मिले ही मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। अगर ये आपने नोट्स का स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, तो यकीन मानिए इसका प्रिंट आउट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि बीच में मैं आ रहा हूँ, ठीक है। इसका प्रिंट आउट तो बिल्कुल बकवास आएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है PDF, ठीक है। ये जो
जो पीडीएफ है आपको बिल्कुल एचडी क्वालिटी की मिलेगी, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, आपको साथ साथ पीडीएफ दिखाता हूँ, पीडीएफ के साथ साथ बातें करते हैं हम। तो जैसे कि आप ये पीडीएफ देख रहे हो ना, पीडीएफ की खासियत क्या है कि यहाँ पर ना जैसे एक स्लाइड कवर होएगी ना, उसके नीचे जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे मैं नीचे एक पीडीएफ में जितने भी कवर होंगे ना, कॉन्सेप्ट करवा दिया आपको, उसके नीचे जितने भी कवर होंगे वो सारे मैं नीचे डिटेल में दे दूंगा। पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे आप पीडीएफ में देख रहे हो ना, एक तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, हर एक चैप्टर, ये तो सैंपल है। मतलब ऐसे जितने भी चैप्टर करोगे, आपके हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, सिविक्स के और पॉलिटिक्स के जितने भी चैप्टर करोगे, ठीक है, उस सभी की पर्टिकुलर एक एक चैप्टर की लेंथी पीडीएफ है। इससे बाहर आपको एग्जामिनेशन में कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें लास्ट में मैंने क्या डाल दिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल दिए, ताकि एक दो अगर रह भी जाते हैं कॉन्सेप्ट में तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ के आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जितनी भी पीडीएफ है ना, जितने भी क्वेश्चन आंसर है, एक स्लाइड कराने के बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे, उसकी मैं नीचे एक लाइन इंग्लिश की है, ठीक है, और दूसरी मैं साथ में हिंदी भी दे रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है, हम इंग्लिश में कुछ वर्ड पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता उसका मतलब, हम फ़ोन उठाते हैं, ठीक है, और डिक्शनरी उठाते हैं, तो फ़ोन उठाते हैं तो व्हाट्सएप चलाने में, फेसबुक चलाने में घंटों टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली इससे क्या होएगा, आपको एक इंग्लिश की लाइन पढ़ी, उसके बाद आप हिंदी में उसका मतलब आपने साथ साथ देख सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई होप ये नोट्स आपने देख लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इस पीडीएफ की खासियत क्या है। इस पीडीएफ की सबसे बड़ी खासियत है कि जो एनसीईआरटी के डीप कंसेप्ट है ना, आपको वहां पर बिल्कुल ट्रिकी वे से क्लियर हो जाएंगे, आपको रीडर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने एक स्लाइड पढ़ ली, उसके नीचे जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो हिंदी और इंग्लिश के साथ आपको बढ़िया समझ आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, इस पीडीएफ में ना मैंने पर्टिकुलर 10 साल में, प्रीवियस ईयर एग्जाम के 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो वेरी शॉर्ट में भी है, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी और एक्स्ट्रा में भी है, सारे डाल दिए, ठीक है। एक बार आप मैक्सिमम पेजों की पीडीएफ ये पढ़ोगे ना, सिर्फ एक चैप्टर की, हर चैप्टर की, ठीक है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जितने भी डिस्कस किए एक स्लाइड में मैंने ट्रिक से बताऊंगा और नीचे बढ़िया तरीके से दे दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। और लास्ट बात, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल दिए, ठीक है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब हमने एक पर्टिकुलर चैप्टर का इतना कुछ पढ़ लिया, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम भी पढ़ लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़ लिए, एनसीईआरटी के डीप कंसेप्ट भी पढ़ लिए। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। इससे बार एग्जामिनर क्या पूछ लेगा, हाँ भी मोदी जी के कितने सर के बाल है, ये तो पूछ नहीं सकता, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन ना एग्जाम में आपको यहीं से ही देखने को मिलेंगे। ये पीडीएफ पढ़ जाओ, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम ना इकट्ठे क्वेश्चन देख लेते हैं XYZ किसी भी बुक में, तो हम घबरा जाते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप एक स्लाइड पढ़ोगे वैसे वैसे वेरी शॉर्ट भी कवर होते जाएंगे, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप ये पीडीएफ के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, हम डाउनलोड है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं चैप्टर में, चलो चलते हैं। अगली, वुमेन लो लिटरेसी रेट। जो वुमेन का लिटरेसी रेट है ना, बड़ा ज्यादा लो है, ठीक है। लिटरेसी रेट का मतलब होता है पढ़े लिखे। अब वुमेन की सिचुएशन आदमी के मुकाबले पढ़े लिखे में कम है, ठीक है। लिटरेसी रेट वुमेन की है ना, तो वुमेन कम पढ़ी लिखी है, मेन ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। वुमेन कितने परसेंट पढ़ी लिखी हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 54%, और मैन कितने पढ़े हैं 76%। मतलब वुमेन देख लो कितनी पीछे जा रही है लिटरेसी रेट में। अगर पढ़ेंगी नहीं तो उनका विकास नहीं होगा, ठीक है। अगली बात, स्मॉल प्रपोर्शंस ऑफ गर्ल्स फॉर हायर स्टडी। ज्यादा बड़ी स्टडी के लिए जो वुमेन का प्रोपोर्शन है बड़ा ज्यादा कम है, इसीलिए भी वुमेन इंडिया में पीछे रह रही हैं, ठीक है। 3 कारण समझ आ गए ना। अगला कारण, अनपेड वर्क प्रॉब्लम। अनपेड वर्क का मतलब क्या होता है, नॉट इक्वली पे टू वुमेन। वुमेन को इक्वली पे नहीं किया जाता। हाँ भी एक जॉब है, सेम ही एक मैन वहां पर उसी पोजीशन पे काम कर रहा है और वुमेन काम कर रही है, ठीक है, तो उसको कम पे मिलेगी और वुमेन को ज्यादा मिलेगी, तो इसी कारण वुमेन भी पीछे रह रही है, ठीक है। पर अभी अभी सुधार हो रहा है, ठीक है इसमें। अगली बात है, पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड रिसोर्सेज फॉर ओनली बॉयज। पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ा के नहीं खुश। यहाँ पर लिखा है ना रिसोर्सेज, अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, ठीक है, टाइम है, वो लड़के को देते हैं लड़की की बजाय। मतलब लड़की को नहीं देते पैसे, उनकी स्टडी के ऊपर पैसे नहीं लगाते। उनको तो ऐसे मानना है हाँ लड़की ने तो ससुराल ही जाना है, ठीक है, इसके ऊपर क्यों पैसा लगाए, इसने तो बर्तन ही धोने हैं। तो ये ऐसी सोच भी लड़कियों को पीछे ले रही है, ठीक है।
अगली बात, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लड़कियों का अबॉर्शन करवाया जाने लगा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जन्म होने से पहले ही पेरेंट्स पता लगवा लेते हैं माँ के पेट में लड़की है या लड़का है, तो उसको अगर लड़की होती है तो उसको ये डर लग जाता है, हाँ भी इसको पढ़ाना पड़ेगा, इसके दहेज में पैसे लगेंगे, तो उसको पहले से मरवा देते हैं, ठीक है। इसको अबॉर्शन बोलते हैं। तो अगर लड़कियों की अबॉर्शन करवा दिया जाएगा, हत्या करवा दी जाएगी, तो ये भी एक तरीके का क्राइम है। आजकल इसकी सजा है, ठीक है। अगर ऐसा कोई पकड़ा जाता है, डॉक्टर भी जेल जाता है और पेरेंट्स भी जेल में जाते हैं, ठीक है। तो इससे अबॉर्शन की समस्या से लड़कियां पीछे जा रही हैं, ठीक है। अगला कारण, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है, डोमेस्टिक का मतलब होता है घर, वायलेंस का मतलब होता है मार कुटाई। जो घर में मार कुटाई होती है, महिलाओं के साथ हरासमेंट होती है, उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, हाँ भी दहेज लेके आ, पैसे लेके आ अपने पेरेंट्स से, ठीक है। बीटिंग, मारा जाता है उनको, ठीक है, वुमेन्स को। तो ये ज्यादातर अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है, शहरों में, ठीक है। तो जिसके कारण लड़कियों की स्थिति समाज में, इंडिया में बेसिकली पीछे जा रही है। आपको क्वेश्चन आएगा, हाँ भी इंडिया में कौन कौन से कारण है जिससे लड़कियों की स्थिति बड़ी ज्यादा खराब हो रही है या लैग हो रही है, पीछे जा रही है। तो ये सारे कारण है, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे करनी है आपने, पहले तो बता देना हाँ भी बढ़िया कौन कौन से देशों में, उसके बाद करना है इंडिया में क्यों नहीं बढ़िया, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट, इसका रिजल्ट। अगर ये सारा कुछ होता रहा, लड़की के साथ मारकटाई होती रही, पेरेंट्स ने ना पढ़ाया और भी सारी बातें, अगर ये सारा होता रहा, तो इसका रिजल्ट तो क्या होएगा, हाईली पेड वैल्यूड जॉब वुमेन प्रोपोर्शन वेरी स्मॉल। जो हाई लेवल की जॉब्स होती हैं, जैसे सीईओ हो गया, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, वहां पर वुमेन का प्रोपोर्शन कम देखने को मिलेगा, वुमेन कम देखने को मिलेगी, क्योंकि मार ही रहे हो आप तो, ठीक है, पढ़ा ही नहीं रहे पेरेंट्स, और भी बड़े सारे अत्याचार हो रही है, तो लड़की कैसे आगे आगे बढ़ेगी, ठीक है। अगला, डिक्लाइन चाइल्ड सेक्स रेशो। सेक्स रेशो का मतलब क्या होता है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सेक्स रेशो, तो इसका आंसर क्या है, नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड पर 1000 बॉय। थाउजेंड्स बॉयज में देखी जाती है कितनी गर्ल्स है। समझो इस बात को, मान लो एक एरिया ए है और एक एरिया बी है, ठीक है। ए में भी 1000 लोग रहते हैं और बी में भी 1000 लोग रहते हैं। 1000 लोगों में से 500 लड़कियां रहती हैं, यहाँ पर 1000 में से 1000 लड़कियां रहती हैं। तो मतलब कहने का ये है, जहां पर 500 रहती हैं तो मतलब वहां पर सेक्स रेशो बड़ी ज्यादा कम है, लड़कियों को मारा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बराबर है तो वहां पर बड़ा अच्छा समझा जाता है, ठीक है। आपकी जनरल नॉलेज ये बता दो, 2011 के सेंसस अकॉर्डिंग सबसे बेकार कहां पर है, जहां पर लड़कियों को मारा जाता है या कुछ भी ऐसा होता है, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, ऐसी स्टेट है। और सबसे बढ़िया कहां पर है, केरला में, ठीक है, क्योंकि वहां पर पढ़े लिखे की संख्या ज्यादा है, ठीक है। ये सेंसस 2011 के हैं। आपकी बुक जब नहीं आएगी, जब तक सेंसस नहीं होते, आपने पुराने ही डाटा लिखना है, वो मैं सारे नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद, वुमेन्स आर लेस पेड देन मेन इन एवरी फील्ड। वुमेन को लेस पेड किया जाता है, वही बात, ठीक है। अगर हर जगह में, मूवीज में, स्पोर्ट्स में, जॉब्स में, ऑफिस में कम पेड किया जाए तो वुमेन की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती रहेगी, ठीक है। इसके बाद एक एक्ट पास किया गया, कौन सा एक्ट है जिसने वुमेन को इक्वली पे करने का दावा किया, कौन सा है वो, इन 1976, याद रखना डेट, 1976 में एक एक्ट पास किया गया। एक्ट कौन सा था, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। हाँ भी इक्वल रिम्यूनरेशन, ये कौन सा वर्ड आ गया, जब मैंने पहली बार सुना था ना तो मेरे को भी नहीं आता था ये वर्ड बोलना। आपने याद कैसे रखना, मैंने कैसे याद रखा था, रूमिनरेशन। एक बंदे ने रूमिनरेशन बोलने शुरू कर दिए तो उसका क्या बना, रूमिनरेशन, ठीक है। एक एक्ट पास किया गया, इक्वल रूमिनरेशन। रूमिनरेशन का मतलब वो क्या होता है, पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है, लेबर, काम, दिहाड़ी, मजदूरी, ठीक है। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं नीचे डाल दूंगा, अच्छी तरह आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। अगली स्लाइड में करेंगे वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ भी ये क्या है, आपको सारे राज नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो चलते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। हाँ जी, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छे से करनी है आपने, इफ यू वांट यू गुड रिजल्ट, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ भी इस पैरे का नाम पॉलिटिकल के साथ वुमेन को क्यों जोड़ा, ठीक है, ये पार्ट सी है। मतलब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जो दूसरा पिलर है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है, वुमेन और पॉलिटिक्स को आपस में क्यों जोड़ा, ठीक है। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें, क्या है, वुमेन इन
लेजिस्लेचर हैज वेरी लो। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाला, ठीक है। वुमेन्स की जो लेजिस्लेचर है मतलब पॉलिटिक्स में वुमेन्स का इंडिया में बड़ा लो परसेंटेज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में उन्होंने दे दिया वुमेन परसेंटेज इन लोकसभा। लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं 2019 की अगर एग्जाम्पल ले तो कितने परसेंट वुमेन ने पार्टिसिपेट किया? ओनली 10%, ठीक है। अब इस स्लाइड में वुमेन्स को पॉलिटिक्स में जाने को क्यों बोला गया है वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है हाँ भी एमसीक्यूज में 2019 में कितने परसेंट महिलाओं ने लोकसभा में इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया तो कितने थे? ओनली 10%, ठीक है। उसके बाद आगे कंसेप्ट क्या है? मैनी स्टेट असेंबलीज लेस देन 5%। कुछ स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं, एमएलएस के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, वहां पर तो कुछ स्टेट्स में इतना ज्यादा कम है, कितना है? 5% से भी कम है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले ये वाला ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी रीडर में दिया गया, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, ध्यान से समझना इस बात को। इसमें वर्ल्ड के अलग अलग रीजन से वुमेन्स का कितना पार्टिसिपेशन है पूरे वर्ल्ड का और इंडिया का एग्जांपल के साथ समझाया, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है, वही जो हमने की थी ना पीछे डिस्कस, स्कैंडिनेवियंस वगैरह, ठीक है, उनको नॉर्डिक कंट्री भी बोला जाता है, ठीक है। उसमें देखो कितना पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का पॉलिटिक्स में, ठीक है, कितना है? 42.3%, ठीक है। अगला अगर अमेरिका की अगर बात करें वो कितने परसेंट है? 29.5% है, ठीक है। अब ऐसे करते हुए हम इंडिया की तरफ जाते हैं। इंडिया में कितना है देखो भाई, अप्रोक्स 11.8%, ठीक है। अब वर्ल्ड का जो ये वाला एवरेज है देखो, एवरेज से भी कम है इंडिया, ठीक है। एवरेज कितना परसेंटेज है वर्ल्ड का पूरे का? 24%। मतलब वुमेन पॉलिटिक्स की तरफ जा ही नहीं रही हमारी, ठीक है। आई होप ये वाला कंसेप्ट ऑफ ग्राफ वाला आपको अच्छी तरह समझ आ गया, ठीक है। अब वुमेन्स को पॉलिटिक्स में जाना ही क्यों है, ठीक है, इसका ये कारण है अगर वुमेन्स को भी पावर मिलेगी, मतलब वुमेन्स को वो वाली शक्तियां नहीं मिलेगी, मतलब वुमेन्स को भी अगर कोई पॉलिटिकल पावर मिलेगी तब वुमेन दूसरी वुमेन के बारे में कुछ सोचेगी, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, देन वन वे टू सोल्व वुमेन सिचुएशन। अगर हमने वुमेन्स की सिचुएशन को सोल्व करना है, हाँ भी लड़कियों को मारने भी नहीं देना, लड़कियों को बढ़ाना है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं होनी चाहिए, तो वुमेन्स को पावर देनी पड़ेगी भाई, ठीक है। कौन सी पावर? वुमेन पॉलिटिकल पावर। मतलब अगर कोई नेता वुमेन होएगी तो वो दूसरी वुमेन्स के बारे में कुछ सोचेगी, उनके लिए कोई पॉलिसीज लेके आएगी, ठीक है। मान लो किसी वुमेन के साथ गलत हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, तो मान लो कोई नेता बन गई, वो हो सकता है कोई फैमिली लॉज ही चेंज कर दे, हाँ भी अगर कोई लड़की को मारेगा तो इतने साल जेल हो जाएगी उसको, ठीक है। तो जैसे ही वुमेन्स को पॉलिटिकल पावर मिलेगी तभी वुमेन के बारे में सोचेगी, ठीक है। अगली बात, इन अदर वे वी कैन से वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स इंप्रूव बाय दीज सिचुएशन। अगले जो सिचुएशन हम रीड करने जाएंगे उसमें क्या है, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, मतलब वुमेन्स पार्टिसिपेशन करें पॉलिटिक्स में। पार्टिसिपेशन कैसे कर सकती हैं? अगर ये चीजें उनको मिले, ठीक है। वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन कम है, अगर रिप्रेजेंटेशन कम है, रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर वुमेन्स पॉलिटिक्स में नहीं है, ठीक है, तो वुमेन की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जिसको दर्द होता है ना वही उस दर्द को समझ सकता है। वैसे ही अगर वुमेन्स पावर मिलेंगी तो वुमेन्स की भलाई के लिए काम करेंगे, ठीक है। अगर तुम लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आता है कौन सा आएगा, वुमेन रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स इंप्रूव बाय विच स्टेप्स, कौन से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे हमें कि वुमेन का पॉलिटिकल में रिप्रेजेंटेशन बढ़े, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, पॉलिटिकल पार्टी शुड गिव ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन। का मतलब ये है अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर एग्जांपल आम आदमी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, अगर इनके पास कोई वुमेन आए टिकट लेने आए तो उनको मना नहीं करना चाहिए, उसको वुमेन्स को भी लड़ने का मौका देना चाहिए। तो वही कहना चाहता है अगर किसी ने रिप्रेजेंटेशन लड़ना है अपना तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये चाहिए कि वो वुमेन्स को टिकट दे, मतलब उनको मना नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, बाय राइजिंग द लिटरेसी रेट, हाँ जी, लिटरेसी रेट को बढ़ाना चाहिए। पढ़ेगी वुमेन तभी वो अपने हकों को जानेगी, तभी वो पॉलिटिकल पार्टीज में आके अपना अच्छा काम कर पाएगी, ठीक है। अगली बात, बाय फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज। जो इलेक्टेड बॉडी है, जितनी भी इलेक्टेड बॉडी है, कौन सी है, एमएलए की है, लोकसभा की है या पंचायती राज की है, उसमें फेयर प्रोपोर्शन मतलब कुछ पार्ट को देना ही चाहिए, ठीक है। जैसे अब वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन होने लगे ना 33%, 100 सीट्स फिल करनी है, उसमें से 33 वुमेन्स को तो होना ही चाहिए, नहीं तो खाली रहेंगी वो, ठीक है, कोई और नहीं आएगा वहां पर, ठीक है। अगला पॉइंट है बाय रिजर्विंग, यहाँ पर सीट आएगा, सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर वुमेन्स। वुमेन्स की अगर कोई लोकसभा का इलेक्शन है या कोई स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन है, वहां पर वुमेन्स की सीट्स को रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए, ठीक है, जिससे वुमेन की सिचुएशन बढ़िया हो सकती है। अगर वुमेन्स के पास पावर आएगी, ठीक है, पॉलिटिकल पावर, कौन सी पॉलिटिकल पावर आएगी, तभी वो दूसरी वुमेन के बारे में सोचेगी। बात तो सही है।
आई होप ये फुल फ्लेज 1 2 3 पार्ट ABC आपको अच्छी तरह समझ आ गए। अब जेंडर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे बाहर कोई भी आपको एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिलेगा, चाहे वो वेरी शॉर्ट की बात हो, चाहे शॉर्ट की, चाहे लॉन्ग की, चाहे MCQs की हो, ठीक है। अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे सेकंड पिलर ऑफ द चैप्टर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में नीचे बताओ, मैंने बड़ी अच्छी तरह समझाया था, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चल 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 ए, गाड़ी स्टार्ट कर। हाँ जी बेटा, अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के सेकंड पिलर, मतलब हम मेन हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। मेन हेडिंग में ना दो वर्ड है, एक है रिलीजन और दूसरा है कम्युनलिज्म। रिलीजन का मतलब होता है धर्म, कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता। हाँ भी सर आपने हिंदी में बोल के तो और ही टफ बना दिया, ठीक है। तो एक एक करके बिल्कुल आसानी से डिस्कस करेंगे। रिलीजन और कम्युनलिज्म को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा है। हाँ अभी धर्म का पॉलिटिक्स के साथ क्या लेना देना है और कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है वो डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब इस स्लाइड में ना बेसिकली हम धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में कम्युनलिज्म का सभी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। तो सेकंड पिलर की मेन हेडिंग क्या है, रिलीजन एंड कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। जैसे हमने पीछे स्लाइड में डिस्कस किया था 3 स्लाइड्स में, हाँ भी जेंडर और पॉलिटिक्स को आपस में जोड़ा था ना, अब 2 वर्ड्स को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा है। हाँ भी क्या रिलेशन है, जैसे जैसे मैं पढ़ता रहूंगा ना वैसे वैसे आपको अच्छी तरह समझ आती रहेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमने पीछे जेंडर के बारे में पढ़ा है ना, तो अगला कंसेप्ट स्टार्ट होता है नाउ टर्न टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन। हम समाज में अलग अलग डिवीजन जो होती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहली डिवीजन हमने कर ली जेंडर, मतलब मेल और फीमेल में क्या क्या डिफरेंसेस है, कैसे सुधार सकते हैं उसको, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे नए प्रकार के सोशल डिवीजन, मतलब समाज में जो डिवीजन है नए प्रकार की, कौन सी है वो, रिलीजियस सोशल डिवीजन। हाँ भी रिलीजन मतलब धर्म, सोशल मतलब समाज, डिवीजन मतलब जो बटे हुए हैं समाज में, जो रिलीजियंस को लेके, धर्म को लेके लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग अलग धर्म फॉलो करते हैं, कुछ लोग अलग अलग धर्म फॉलो करते हैं, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिलीजियस डिवीजन इज नॉट यूनिवर्सल। आपकी जो रीडर है ना, पैरे में शुरुआत होती है इस लाइन से, मतलब क्या है, जो रिलीजियन डिवीजन है वो बोलना चाहता है हाँ भी जो धार्मिक डिवीजन है ना वो यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल मतलब जैसे पिछली डिवीजन की बात करें जेंडर डिवीजन, जेंडर डिवीजन में क्या है, बेसिकली मेल और फीमेल की बात कर रही है हमने, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कहीं ना कहीं मेल और फीमेल्स में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वो यूनिवर्सल है। कहीं पे भी चले जाए मेल और फीमेल में लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम रिलीजियस डिफरेंसेस की बात करें वो यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। हाँ भी सबसे बड़ा सवाल, हाँ सर यूनिवर्सल नहीं है, क्यों नहीं है ये यूनिवर्सल, ठीक है। तो क्यों नहीं है, इसका कारण ये है, पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन हैव डिफरेंट वे टू प्रैक्टिस देयर कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, ठीक है। कहना ये चाहता है कि मान लो मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ और मेरे साथ जो भाई साहब खड़े हैं ये भी हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। पहली लाइन का मतलब यही निकला, पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन। हाँ हम दोनों सेम रिलीजन से बिलोंग करते हैं ना। दूसरी बात, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी भी देवता की पूजा करता हूँ अगरबत्ती से, ठीक है, और ये वाले भाई साहब करते हैं दिया जला के, मतलब हम दोनों एक ही रिलीजन से, एक ही धर्म को फॉलो करते हैं, पर हमारे तौर तरीके अलग है उस धर्म को प्रैक्टिस करने के। तो वही बात करना चाहता है, हाँ भी पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन से बिलोंग करते हैं, पर उनके जो कस्टम है ना वो अलग अलग हो सकते हैं, उनके रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया, इसीलिए ये बोला ये यूनिवर्सल नहीं है। अगर मेल फीमेल की बात करें कहीं ना कहीं पर ये सेम देखने को मिलता है। हाँ कंट्री, जिस भी कंट्री में चले जाएं, जिस जगह पे भी चले जाएं, मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ठीक है। पर अगर हम रिलीजन की बात करें वो यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि एक धर्म को फॉलो करने वालों के उस धर्म को प्रैक्टिस करने के अपने अपने तौर तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे आपकी बुक में ना एक नदन आयरलैंड की एग्जाम्पल दी गई है, वहां यहाँ बस आपने एक एज ए एग्जाम्पल इसको समझना, ठीक है। अभी नदन आइलैंड में 2 ग्रुप्स रहते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, उनका अलग अलग नजरिया था अपने भगवान की पूजा करने का, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। आपको पिछली बार क्वेश्चन आया था व्हाई रिलीजियस डिवीजन इज नॉट ए यूनिवर्सल, तो उसका आंसर ये है हाँ भी लोग अलग अलग तरीकों से भगवान की पूजा करते हैं, चाहे वो एक ही धर्म से रिलेशन है उनका, ठीक है। अगली बात ना, रिलीजन के ऊपर ना कुछ लोगों ने अपने व्यूज दिए हैं, वो एग्जाम में व्यूज आते होते हैं, या तो व्यूज लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो सभी के व्यूज लिखने होंगे, अगर पर्टिकुलर नाम दे के आएगा तो जैसे जैसे मैं करवाता रहूंगा वैसे वैसे आपने समझना, ठीक है। तो अगला कंसेप्ट है व्यूज अबाउट रिलीजन। रिलीजन से रिलेटेड किस किस के कौन कौन से व्यूज हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें गांधी जी। गांधी जी क्या कहते थे, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी जी का ये मानना था धर्म को पॉलिटिक्स से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता था, ठीक है। इसका मतलब ये नेगेटिव में नहीं लेना, हाँ भी महात्मा गांधी ऐसे ही बोलना चाहते थे, हाँ भी लोग धर्म का यूज करके अपनी पॉलिटिक्स को बढ़िया करते
करते हैं, नहीं, उनका ऐसा क्यों मानना था, उनका मेंट क्या था, मीनिंग क्या था, पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। समझ लो इस बात को। मान लो कोई भी धर्म की बात करें, महात्मा गांधी ने बोला चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, ठीक है, उनका ये मानना था कि पॉलिटिक्स जो होती है ना, राजनीति जो होती है, उनको उनसे कुछ सीखना चाहिए, उनसे धर्म से। मान लो किसी धर्म में, हिंदुइज्म में है, अभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो पॉलिटिक्स को उसकी गाइडेंस लेनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है ना एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है किसी भी धर्म की नीतियां, ठीक है, जैसे हिंदू धर्म की नीतियां, हाँ भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम की भी कुछ नीतियां होंगी, हाँ भी गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स को अच्छी चीजें धर्म से सीख के अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मान लो किसी भी धर्म में है, हिंदुइज्म में है, हाँ भी सबका भला होना चाहिए, किसी कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो पॉलिटिक्स को ये चाहिए, हाँ भी सभी ऐसी पॉलिसीज लेके आए जिसमें कोई भी पीछे ना छूटे, सभी का भला हो, ठीक है। एमसीक्यूज में आ सकता है आपको, हाँ भी या तो वर्डिंग दे देंगे, रिलीजियस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, किसने बोला था, गांधी जी ने। क्वेश्चन में आ सकता है, हाँ भी महात्मा गांधी ने क्यों बोला, तो ये कारण लिख देना। आई होप फर्स्ट व्यू आपको अच्छी तरह समझ आ गया। दूसरा व्यू, व्यूज ऑफ ह्यूमन राइट ग्रुप। ह्यूमन राइट ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन के राइट के ऊपर बात करेंगे, हाँ भी ह्यूमन बीइंग्स को हक मिलना चाहिए, चाहे वो मेल है फीमेल है, चाहे जो मर्जी है, ठीक है। उनके ग्रुप का क्या व्यू है अबाउट धर्म। उनका कहने का ये मतलब है, मोस्ट विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स का मतलब होता है जो धर्म के नाम पे दंगे होते हैं ना, दंगे, दंगे मतलब जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। इन अवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज। समझो बड़ी डीपली बात उन्होंने बोली है, ठीक है। एक होता है माइनॉरिटीज, एक होता है मेजोरिटीज। माइनॉरिटीज का मतलब होता है समाज में जिस धर्म के लोग सबसे कम रहते हैं। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, समाज में जिस धार्मिक ग्रुप की लोगों की संख्या ज्यादा हो, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है उनका, ध्यान से समझना। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज होती है ना, वो लोग बड़े सफर करते हैं इन कम्युनल राइट्स में। मतलब जो दंगे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा फंसते कौन लोग हैं, जिनकी संख्या कम होती है। समझो इस बात को एग्जांपल से। मान लो एक एरिया है ए, ठीक है, वहां पर हिंदू लोग रहते हैं 95% और मुस्लिम लोग रहते हैं 5%। मान लो कुछ कारणों से लड़ाई झगड़े हो गए, धर्म से रिलेटेड दंगे हो गए। मेजोरिटी किसकी है, 95% हिंदुओं की, और माइनॉरिटी मतलब कमी किसकी है, मुस्लिम लोगों की, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब है जो माइनॉरिटीज है ना, सफर करना पड़ता है, वो विक्टिम्स बन जाते हैं। विक्टिम्स का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। आपको लाइन आ सकती है, हाँ भी ह्यूमन राइट्स ग्रुप का क्या मानना था अबाउट रिलीजियस। अगला कंसेप्ट ये है, इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। देन गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। हमारी सरकार आ गया ना, अब सरकार, सरकार का मतलब क्या होता है, पॉलिटिक्स, इसीलिए रिलीजन को भी पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा है। और अगली स्लाइड में कम्युनलिज्म को भी पॉलिटिक्स में जोड़ा है। हाँ भी कम्युनलिज्म के जितने भी डाउट होंगे बड़ी आसानी से करवा दूंगा, ठीक है। इसीलिए ह्यूमन राइट्स का ये कहना है, सरकार को कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि जिसकी समाज में माइनॉरिटीज है उसके साथ कोई गलत ना हो जाए, ठीक है। ऐसे ना हो उस समाज में जितने दूसरे धर्म के लोग अगर ज्यादा रहते हैं तो उसके साथ दूसरी माइनॉरिटी के साथ कुछ गलत कर दे, ठीक है। आई होप टू व्यूज आपको अच्छी तरह समझ आ गए। अगले व्यूज की अगर बात करें, व्यूज ऑफ वुमेन मूवमेंट्स। उनके व्यूज जो वुमेन की मूवमेंट्स के ऊपर काम करते, फेमिनिस्ट मूवमेंट के हेड मतलब ऐसे लगा लो, ठीक है, जो वुमेन्स की सिचुएशन को सुधारने में लगे हुए हैं, उन लोगों का क्या व्यू है, ठीक है। ये व्यू पढ़ने के पहले ना मैं आपको एक कंसेप्ट करवा दूं, फैमिली लॉ, अबाउट फैमिली लॉ। हाँ भी फैमिली लॉ क्या होता है, फैमिली का मतलब होता है परिवार, लॉ का मतलब होता है कानून। जो परिवार के लिए कानून बनाए उसको फैमिली लॉ बोला जाता है, ठीक है। ये पिछली बार क्वेश्चन भी आया था, एक्सप्लेन अबाउट फैमिली लॉ, 2 मार्क्स का था, ठीक है। इसमें क्या करना है, लॉज डील विद फैमिली रिलेटेड मैटर्स। ऐसे लॉज जो फैमिली रिलेटेड मैटर के ऊपर बनाए जाते हैं या उससे डील करते हैं। कौन कौन से, मैरिज मतलब शादी करवानी कैसे करवानी है, मुस्लिम ने करवानी है, हिंदू ने करवानी है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग उसके लॉज है, ठीक है। डिवोर्स, हाँ जी, किस कम्युनिटी ने डिवोर्स लेना है, तलाक लेने के क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, हर एक धर्म के तलाक लेने के प्रोसीजर अलग अलग है, ठीक है। एडॉप्शन, अडॉप्ट करना है, किसी ने चाइल्ड अडॉप्ट करना है, या हिंदू ने अडॉप्ट करना है, या मुस्लिम ने, या सिख ने, ईसाई ने, तो उसका क्या प्रोसीजर है उस धर्म का, ठीक है। एक बात नोट रखनी है, नोट डिफरेंट फैमिली लॉ अप्लाई टू फॉलो ऑफ डिफरेंट रिलीजन। ऐसे नहीं है कि एक फैमिली लॉ बना दिया वो सभी धर्मों के ऊपर अप्लाई होएगा। बोलना चाहता है कि अलग डिफरेंट फैमिली लॉ, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली लॉ है, अलग अलग धर्मों के लिए है। मुस्लिम के लिए फैमिली लॉ अलग हो जाते हैं और हिंदू के लिए फैमिली लॉज अलग हो जाते हैं, उसको फैमिली लॉज बोला जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको फैमिली लॉज का कंसेप्ट समझ आ गया। अब बढ़ते हैं व्यूज की तरफ, ठीक है। वुमेन मूवमेंट का क्या व्यूज है, दे आर्ग्यू, वो उनका मानना ये है दैट फैमिली लॉज, अब आ गया ना फैमिली लॉज, अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया, ठीक है। फैमिली लॉज डिस्क्रिमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब होता है भेदभाव करना। उनका ये मानना था जो सरकार ने फैमिली लॉ बनाए हैं वो भेदभाव करते हैं अगेंस्ट वुमेन। किसके अगेंस्ट, वुमेन के अगेंस्ट, वुमेन के
बोल रहे हो क्योंकि वो वुमेन से रिलेटेड ही काम करते हैं, ठीक है। उनका ये मानना है हाँ भी जो फैमिली लॉज है ना वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं दो ग्रुप्स में, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड चेंज दिस लॉ टू मेक देम मोर इक्विटेबल, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नए बनाने चाहिए जो सभी धर्मों के लिए बराबर हो, मतलब किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी रिलीजन से हो, ठीक है। इसके बाद आपको रिलीजन का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यहाँ से 100% एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनेंगे, ठीक है। अगली स्लाइड में किसके बारे में बात करेंगे हम, कम्युनलिज्म। हाँ भी कम्युनलिज्म क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बड़ी आसानी से समझाऊंगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, चलो चलते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ जी बेटा, इस स्लाइड में करेंगे कम्युनलिज्म। हाँ भी कम्युनलिज्म क्या होता है, बड़े डाउट होते हैं, ठीक है। रीडर में आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, इसमें आपको इतना इंटरेस्टिंग वे से कराऊंगा ना तो आपको कम्युनलिज्म के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे और आप बढ़िया से अटेम्प्ट कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाँ भी कम्युनलिज्म। इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको बढ़िया एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में आता है एक्सप्लेन अबाउट कम्युनलिज्म तो आप क्या लिखोगे, व्हेन ए पर्टिकुलर कम्युनिटीज, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, समाज में बहुत सारी कम्युनिटीज है, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स है, कोई अलग धर्म फॉलो करता है, कोई अलग धर्म फॉलो करता है, उसकी अपनी अपनी कम्युनिटी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूं तो मेरी कम्युनिटी हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। अगर मुस्लिम हूं तो मेरी कम्युनिटी मुस्लिम है, ठीक है। तो उसको कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अगर कम्युनलिज्म की बात करें, व्हेन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी ट्राई टू प्रमोट्स इट्स ओन इंटरेस्ट एट कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटीज। हाँ भी सर ये क्या बोल दिया, 1% नहीं समझ आया, ठीक है। समझो इस बात को, कम्युनलिज्म क्या क्या होता है, जब एक कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी है समाज में ए, अब मैं कोई भी धर्म का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, ठीक है, और दूसरी कम्युनिटी है बी, ठीक है। ए की संख्या ज्यादा है और बी की संख्या कम है, तो ए क्या करेगा, सिर्फ अपनी कम्युनिटी की बातें करेगा, भाड़ में जाए बी, ठीक है। ए का मेन मकसद क्या होगा, बी के ऊपर रोब झाड़ना, ठीक है, अपनी ही बातें मनवाना, ठीक है। तो ये बात वही बोल रहा है, ट्राई टू प्रमोट्स इट्स ओन इंटरेस्ट, अपने ही इंटरेस्ट की बात करती है एक कम्युनिटी, किसके ऊपर, अदर कम्युनिटीज के ऊपर, जो समाज में दूसरी कम्युनिटीज है उसको ऐसे शो करती है हाँ भी मेरी कम्युनिटी ही बेस्ट कम्युनिटी है, ठीक है। आई होप ये कम्युनलिज्म की आपको अच्छी तरह समझ आ गई, ठीक है। अब आगे कॉन्सेप्ट बात करते हैं, जो कम्युनल पीपल होते हैं, जो कम्युनलिज्म की भावना वाले लोग होते हैं, उनके क्या क्या बिलीव्स होते हैं या कम्युनल पीपल की क्या क्या विशेषताएं होती है, आपको एग्जाम में आ सकता है। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे आपने समझना, ठीक है। सबसे पहला फीचर, इट्स फॉलोअर्स बिलोंग टू वन कम्युनिटी, जो इसके फॉलोअर्स होते हैं एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट शुड बी सेम, इसका कहने का ये मतलब ये है उनके जो भी इंटरेस्ट होते हैं, जो भी रीति रिवाज होते हैं, ऐसे समझ लो रीति रिवाज ही समझ लो, जो भी रीति रिवाज है किसी भी पर्टिकुलर एक ग्रुप पे वो सभी के सेम होते हैं, ठीक है। अगर कोई ए कम्युनिटी का बिलोंग करता है, जितने भी ए कम्युनिटी में मान लो 100 बंदे हैं ए कम्युनिटी के, तो सभी के इंटरेस्ट सेम ही होंगे, सभी एक ही तरह की पूजा करेंगे, एक ही तरह के रीति रिवाज होंगे, ठीक है। अगली बात, इफ एनी डिफरेंस, अगर उन कम्युनिटीज में ए में से 100 में से कोई डिफरेंस है, मान लो 99 सेम है तो एक उससे अलग होके बात करता है, दैट मे हैव इररेलेवेंट, उसको इररेलेवेंट माना जाएगा, उसको मतलब उसको अनदेखा कर देंगे लोग, वो बोल देंगे हाँ भी पागल है वो बंदा, ये ऐसा हमारे धर्म में हो ही नहीं सकता, ऐसा हमारी कम्युनिटी में हो ही नहीं सकता, ठीक है। 2 पॉइंट समझ आ गए। अगला पॉइंट, देयर बिलीफ दैट, कम्युनलिज्म की भावना वाले लोग होते हैं पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, उनका मानना ये होता है जो लोग दूसरे धर्म के हैं कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन विद वन नेशन, उनको समाज में इक्वालिटी नहीं मिलती। कहने का ये मतलब है जो तो उनके धर्म से रिलेटेड होएगा उसको तो बढ़िया बोलेंगे, ठीक है। जो उससे उलट धर्म वाले होंगे उनको ये मानते हैं कि उनको तो बराबरी का हक मिल ही नहीं सकता, ठीक है। समाज में हमारा ही बोलबाला होना चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट कम्युनल पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स की बात आ गई ना, पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म का क्या सीन है, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस अबाउट कम्युनल पॉलिटिक्स, तो आपने क्या लिखना है, रिलीजन इज यूज इन पॉलिटिक्स। जब पॉलिटिक्स में, जब राजनीति में धर्म यूज होने शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं, ठीक है। इन एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब सबसे विशेष, धर्म को ही सबसे विशेष माने पॉलिटिक्स में, लोग भलाई को भूल जाए, ठीक है। एंड पार्टीशन टर्म, पार्टीशन मतलब अलग होने की टर्म में, हाँ भी हमारा धर्म ही सबसे बेस्ट है पॉलिटिक्स में। जैसे मैं खड़ा हो जाऊं, ठीक है, इलेक्शन में, मैं मान लो ए धर्म का हूं तो मैं अपने धर्म को ही बढ़िया बोलूं, ठीक है, धर्म को ही विशेषता दूं, हाँ भी ए धर्म वाले हाथ खड़े करो, आप हम सब एक तरफ है, समाज में हम क्रांति लेके आएंगे, ठीक है। मतलब
लोगों की भलाई के लिए नहीं सोचना, मैं सिर्फ अपना ए धर्म का फायदा उठा के पॉलिटिक्स में जीतना चाहता हूँ, ठीक है। पार्टीशन टर्म मतलब दूसरों से अलग होना है हमने, ए वाले बेस्ट है, बी वाले बेकार है, ठीक है। अगली बात, जो कम्युनल पॉलिटिक्स होती है उसकी अगली विशेषता क्या होती है? रिलीजन इज सीन एज बेसिस ऑफ नेशन। अगर मैं नेता हूँ कम्युनिज्म सोच वाला, तो मैं क्या सोचूंगा? सिर्फ रिलीजन ही, धर्म ही बेस होता है किसका? नेशन का, किसी भी देश का। वो लोग ये नहीं सोचते पॉलिटिक्स वाले कि हाँ भी सबका भला करना है, वो लोग ये सोचते हैं हाँ भी हमारे धर्म का, जो जिस धर्म का मैं हूँ उस धर्म का विस्तार होना चाहिए, वही किसी भी देश का, वही मेरे देश का बेस है, ठीक है। अगली बात, वन रिलीजन सुपीरियर टू अदर रिलीजन। वो लोग ये प्रचार करेंगे हाँ भी हमारा धर्म ही सुपीरियर है। सुपीरियर मतलब होता है सबसे ऊंचे दर्जे का, बाकी धर्म कोई भी है वो नीचे है, हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं वो धर्म ही बेस्ट धर्म है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगली बात करें, वो क्या करते हैं? डिमांड ऑफ वन रिलीजन आर ओपोजिशन टू अदर। समझो इस बात को, मान लो मैं नेता हूँ कम्युनिज्म वाली सोच वाला, मेरा धर्म है ए, और जिसको मैं नीचा दिखाना चाहता हूँ वो धर्म है बी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मेरी जो भी डिमांड्स होंगी, ठीक है, वो किसके हक में होंगी? ए वाले धर्म के, ठीक है, और किसका अपोज करेंगे? बी वाले, ठीक है। तो वही बात वो बोलना चाहता है, एक की डिमांड दूसरे के लिए सिरदर्दी का कारण बन सकती है, ठीक है, अपोज है उसके, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको तीन कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गए। तीन कंसेप्ट कौन से? एक तो कम्युनिज्म होता क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। दूसरा, कम्युनल पीपल के बिलीव्स क्या है, और तीसरी बात, कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है, मतलब धर्म को अगर हम पॉलिटिक्स में यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला चौथा और लास्ट कॉन्सेप्ट है वेरियस फॉर्म दैट कम्युनलिज्म कैन टेक इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म कैसे यूज करते हैं, पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म को कैसे यूज करते हैं, अपने धर्म को कैसे यूज करते हैं, वो बात आगे आगे, ठीक है। सबसे पहला है कम्युनल राइट्स। इसका मतलब क्या होता है? सांप्रदायिक दंगे, ठीक है। ये क्या बोल दिया, हिंदी में तो और टफ हो गया, ठीक है। सांप्रदायिक का मतलब वही ग्रुप, लोगों का ग्रुप, अलग अलग सांप्रदायिक से है, कोई हिंदू को मानता है, कोई मुस्लिम सांप्रदायिक है, मतलब अलग अलग समाज में ग्रुप। राइट्स का मतलब होता है दंगे। पॉलिटिक्स में इसको बोला जाता है सबसे अगलीस्ट फॉर्म, जब दंगे होते हैं धर्म के नाम पे। मान लो मैं ए धर्म का हूँ, बी को नीचा दिखाने के लिए समाज में दंगे करवा दूं, ठीक है, लड़ाई झगड़े करवा दूं, ठीक है। अगली बात, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी का, अगर मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, फॉर एग्जांपल कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, ठीक है, तो मैं धर्म के नाम पे बनाऊंगा। हाँ भी मान लो मेरा धर्म ए ना, तो ए से रिलेटेड बनाऊंगा। मेरा ये विश्वास नहीं होगा हाँ भी लोगों की भलाई करनी है, मेरा तो ये होएगा मैं अपने धर्म को सुपीरियर बनाना है, मैंने जैसे मर्जी बनाऊं, ठीक है, धर्म के नाम पे ही पार्टी बना दूं, ठीक है। जैसे मैं लोगों को ऐसे पीछे लगाने के लिए बोल दूं हाँ भी ए धर्म के साथ बड़ा बुरा हो रहा है, हाँ भी मेरे साथ कौन कौन है, आओ हम पार्टी बनाते हैं, आओ मेरे साथ आओ, अगर मेरे को जिताते हो तो मैं बी धर्म को नीचा दिखाऊंगा, कुछ ऐसा, ठीक है। अगली बात, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन कम्युनलिज्म। मोबिलाइजेशन ऑन कम्युनलिज्म का मतलब ये है हाँ भी धर्म के ऊपर राजनीति करनी, वही सेम सी बात आ गई, ठीक है। जो कम्युनल पॉलिटिक्स की सोच वाले होते हैं उनका मेन मकसद क्या होता है? हमने राजनीति अपनी करनी है, राजनीति में अपनी सक्सेस लेके आनी है, चाहे हमें धर्म का यूज करना पड़े, भाड़ में जाए लोग भलाई, ठीक है। तो वो सारी बातें भूल जाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। नहीं। एट लास्ट वी कैन से डैट, क्या कह सकते हैं, देयर इज अर्जेंट नीड टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। कॉम्बैट का मतलब होता है मुकाबला करना, हमें मुकाबला करना पड़ेगा कम्युनलिज्म का, मतलब कम्युनलिज्म को खत्म करना पड़ेगा, कम्युनलिज्म की भावना को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए? लोगों की भलाई करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म को लेके दंगे करवाने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपनी कम्युनिटीज को ही बेस्ट मानना। आजकल डेमोक्रेसी में सभी कम्युनिटीज है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सभी संविधान की नजर में एक है, सभी की वैल्यू सेम है। ऐसा नहीं है कि कोई भी धर्म ऊपर है या कोई भी धर्म नीचे है, ठीक है। हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम लोगों को क्वेश्चन आता है व्हाई द अर्जेंट नीड टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म, तो आपने सारे पॉइंट इसको लिख देने। हाँ भी धर्म को ही बेसिस ना माना जाए नेशन का, सभी का भलाई होना चाहिए सभी की, ठीक है, यही इंसानियत है, ठीक है। अगली बात, कोई भी धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म है, अपने आप को सुपीरियर ना बोले, सभी धर्म एक बराबर ही होने चाहिए, ठीक है। आई होप ये फुल फ्लैश स्लाइड आपको कम्युनलिज्म की अच्छी तरह समझ आ गई। अगली स्लाइड में हम सेकुलर स्टेट के बारे में रीड करेंगे। हाँ भी सेकुलर स्टेट क्या है, वो सारे राज आपको नेक्स्ट स्लाइड में अच्छी तरह समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो चलते हैं। चल 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 चल। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। हाँ जी बेटा, अगला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं सेकुलर स्टेट का। हाँ भी ये सेकुलर स्टेट बीच में से क्यों आ गया? मगर क्यों?
बताता हूँ, बस आपने ध्यान से सुनना है। हाँ भी सेकुलर स्टेट क्या होता है, एग्जाम में ना इसके बड़े क्वेश्चन आते होते हैं, आपने ध्यान से सुनना है और आपकी जनरल नॉलेज के लिए बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। तो सब हेडिंग क्या है, सेकुलर स्टेट। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा ना वैसे वैसे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। स्टार्टिंग होती है जो कम्युनलिज्म है। अब कम्युनलिज्म क्या होता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। कम्युनलिज्म इज चैलेंज टू डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी ना, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, सभी को साथ में लेके चलना, चाहे कोई भी धर्म से है हम, ठीक है, हिंदू धर्म से है, सिख धर्म से है, मुस्लिम से है, ईसाई से है। डेमोक्रेसी का मेन मकसद क्या होता है, सभी को साथ लेके चलना है। हाँ भी लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है, कोई भी धर्म के नाम पे या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जिससे समाज स्मूथ चलना चाहिए। पर जो कम्युनलिज्म है ना, वो एक चैलेंज है किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी के लिए खतरा ही है कम्युनलिज्म। इसलिए मैंने लास्ट में बोला था कम्बैट करना है हमने, मतलब कम्युनलिज्म को खत्म करना है, उसका मुकाबला करना है। अगर यही रहा तो डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, जैसे B.R. अम्बेडकर जी हैं, ठीक है, जिन्होंने भी संविधान का निर्माण किया है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है B.R. अम्बेडकर जी को, ठीक है। कम्युनलिज्म एक चैलेंज है ना, तो उन सभी को ये पता था हाँ भी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। तब उन्होंने क्या किया, देन दे चूज द मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट। हाँ भी उन्होंने एक मॉडल चूज किया जिसका उन्होंने क्या हेडिंग कर दी, हाँ भी सेकुलर स्टेट। अब मेन सवाल, हाँ भी सेकुलर स्टेट होता क्या है आंसर, अब तो बता दो, अभी बताता हूँ, ठीक है। तो सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है, ऑल इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल पर्सन, जैसे मैं आप, एक बंदा जब बात होती है तो इंडिविजुअल होता है, ठीक है। एंड कम्युनिटीज, जितनी भी कम्युनिटीज है समाज में, या तो इंडिविजुअल या जितनी भी कम्युनिटीज है, हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, ईसाई कम्युनिटी है, जितनी भी कम्युनिटी है, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन। समझो इसमें 3 वर्ड है। सबसे पहले है प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब होता है दावा करना। मान लो मैं किसी भी धर्म का दावा कर सकता हूँ, हाँ भी अगर मैं हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट होना चाहता हूँ मैं तो मुसलमान में कन्वर्ट हो सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब मैं कोई भी धर्म अपना सकता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस कर सकता हूँ, वही सेम सी बात आ जाती है कि हाँ भी हम किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी धर्म के रीति रिवाज इंडिया में अपना सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक है। प्रोपोगेट का मतलब होता है प्रचार करना, मैं अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूँ। अब आप तो ये बोलोगे हाँ भी सर कम्युनलिज्म भी तो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, पर वो बुरे तरीके से करते हैं। प्रचार का मतलब क्या होता है, जैसे आजकल बहुत सारे संत महात्मा अपने प्रवचनों से लोगों को प्रभावित करके अपने सही ढंग से अपने धर्म का प्रचार करते हैं, ठीक है। कोई भी धर्म हम प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं, हमें संविधान की तरफ से कोई भी मनाही नहीं है। इसको बोलते हैं सेकुलर स्टेट, मतलब हर धर्म का आदर किया जाता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, मतलब सभी धर्मों का आदर है। यहाँ पर किसी भी धर्म को ऐसे विशेषता नहीं दी गई है, जैसे बोला जाए कि यहाँ पर हिंदू धर्म ही ज्यादा है तो यहाँ पर हिंदू धर्म ही वैलिड है, नहीं ऐसा नहीं है। इंडिया में हर एक धर्म की इज्जत की जाती है, ठीक है। अब कम्युनलिज्म होता तो वो तो अपने धर्म का ही प्रचार करना चाहते हैं, अपने धर्म को ही मेन मानते हैं, पर सेकुलर स्टेट का कंसेप्ट आने से क्या हो गया, इंडिया में सभी धर्मों को इक्वालिटी मिली, ठीक है। इसीलिए ये बीच में सेकुलर स्टेट का कंसेप्ट आता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगर तो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन अबाउट सेकुलर स्टेट, तो आपने सारी लिख देना, हाँ भी इंडिविजुअल और कम्युनिटी कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगला कंसेप्ट, सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन बताने हमने संविधान में, विच मेक इंडिया ए सेकुलर स्टेट। ऐसे कौन से प्रोविजंस है जिससे पता चलता है हाँ भी इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, इंडिया सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। पहला प्रोविजन जिससे पता चलता है इंडिया सेकुलर कंट्री है, ठीक है। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडिया स्टेट। इंडिया स्टेट बार बार आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि इंडिया के बारे में बता रहा है कि इंडिया में कोई भी धर्म को ऑफिशियल धर्म नहीं बोला गया। ऑफिशियल धर्म मतलब कोई भी एक धर्म नहीं है इंडिया का। इंडिया में कोई भी धर्म का बंदा रह सकता है, अपने धर्म को प्रचार कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। उसको कोई भी रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में हिंदू का ठप्पा लगा दिया, हाँ भी हिंदू धर्म के सारे लोग ही इंडिया में रहेंगे, नहीं, यहाँ पर सभी धर्म बराबर है, कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। एग्जाम्पल आपकी रीडर में दी गई है, जैसे श्रीलंका में ना बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म को प्रेफर किया जाता है, हाँ भी श्रीलंका है तो बुद्धिज्म के लोग वहां पर ज्यादा होंगे, वहां पर बुद्धिज्म की बातें ज्यादा चलेंगी, पर इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में चले जाओ तो इस्लामिक कंट्री बोला जाता है, यहाँ पर सभी इस्लाम के रूल्स फॉलो करते हैं सभी लोग, मोस्टली 99%, ठीक है। पर इंडिया में मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है, सभी है, ठीक है। जैसे इंग्लैंड में चले जाओ तो वहां पर क्रिश्चियनिटी है, मतलब क्रिश्चियन लोग जहां पर रहते हैं, क्रिश्चियन लोगों का बोलबाला ज्यादा है। तो पहला प्रोविजन ये है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो एज इट इज एग्जाम्पल लिखोगे। आई होप फर्स्ट आपको कंसेप्ट समझ आ गया। दूसरी बात जिससे पता चलता है इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स का मतलब होता है मनाही होना। जहां पर प्रोहिबिट्स वर्ड लिखा होता है वो उसका मतलब होता है मनाही है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन
ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। तो दोनों वर्ड को मिला के क्या बना, इंडिया में किसी को भी धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 95% हिंदू रहते हैं और 5% मुस्लिम लोग रहते हैं, तो वो 5% मुस्लिम लोग भी प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं, उनको कोई मनाही नहीं है भाई, ठीक है। कोई भी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आई होप ये दोनों पॉइंट समझ आ गए। पहला पॉइंट क्या है, कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है इंडिया का, और दूसरा पॉइंट क्या है, कोई भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होएगा, ठीक है। चाहे कोई भी धर्म से बिलोंग करता है, चाहे उस धर्म के फॉलोअर इंडिया में कम है चाहे ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं, इंडिया में सभी धर्म बराबर है, ठीक है। आई होप ये सेकुलर स्टेट वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में शुरू करते हैं हमारा थर्ड और लास्ट पिलर। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो चलते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ जी बेटा, इस स्लाइड में करेंगे थर्ड और लास्ट पिलर ऑफ द चैप्टर। क्या नाम है उसका, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। इसमें आपको ये पता चलेगा कि हाँ भी पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या सीन है, और भी बड़ी सारी बातें हम जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको वैसे वैसे सारी बातें अच्छी तरह समझ आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। वी हैव सीन, स्टार्टिंग होती है आपकी रीडर में इस पैरे की इस लाइन से कि हमने देखा है टू सोशल डिवीजन, टू टाइप्स की सोशल डिवीजन को देखा है, ठीक है। मतलब हमने अब तक दो तरह की सोशल डिवीजन देखी। कौन कौन सी, फर्स्ट जेंडर डिवीजन, हाँ भी जेंडर डिवीजन देखी हमने, ठीक है। और दूसरी कौन सी, रिलीजियस जो डिवीजन थी हमारी, ठीक है। अब जो जेंडर डिवीजन है ना, उसके हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिले, मतलब उसका रोल पॉजिटिव है कहीं ना कहीं, ठीक है। सुधार आया जेंडर डिवीजन में, ठीक है। और दूसरा रिलीजन में हमें नेगेटिव एस्पेक्ट है, जैसे कम्युनलिज्म की बात हो गई, हाँ भी अपने धर्म को ही बेस्ट बताना, ठीक है। अब हम कौन से करेंगे, नाउ लर्न अबाउट, अब हम लर्न करेंगे कास्ट सोशल डिवीजन। कास्ट सोशल डिवीजन के बारे में देखेंगे, जिसके पॉजिटिव रोल भी हैं और नेगेटिव रोल भी हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ता रहूंगा आपको पता चलते रहेंगे पॉजिटिव कौन से और नेगेटिव कौन से, ठीक है। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया, ठीक है। अगली बात करते हैं अबाउट कास्ट इनइक्वालिटी। हाँ भी कास्ट इनइक्वालिटी अगर आ जाए ना, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी, जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे आपको समझना है, ठीक है। पहली बात अगर करें कास्ट इनइक्वालिटी होती क्या है, मेंबर ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप प्रैक्टिस द सिमिलर ऑक्यूपेशन। जो कास्ट इनइक्वालिटी होती है ना समाज में हमारे ना, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, ठीक है, उनके ऑक्यूपेशन भी अलग अलग है। मान लो ए कास्ट है, उनकी ऑक्यूपेशन सेम ही होंगे सभी के, ए वालों के, ठीक है, मोस्टली। तो वही ये कहना चाहता है कि जो सेम कास्ट के है ना, वो ग्रुप क्या करता है, प्रैक्टिस सिमिलर ऑक्यूपेशन होता है। सिमिलर ऑक्यूपेशन होता है उनका हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन होता है, जैसे जो पिता ने किया वही बेटे ने किया, उसका भी बेटा वही काम करेगा, ठीक है। दूसरी बात कास्ट इनइक्वालिटी में क्या देखने को मिलती है, मैरिज विद इन द कास्ट ग्रुप। वो लोग अपनी मैरिज अपने ही कास्ट में करते हैं, ठीक है। अगर बाहर वाली कास्ट से कोई मैरिज करवाता है तो उसको गलत माना जाता है, ठीक है। अगली बात, एंड डिड नॉट ईट विद अदर कास्ट ग्रुप। वो दूसरे के साथ खाना भी नहीं खाते थे, इतने बुरे हाल थे, पर अब सुधार आ रहा है, ठीक है। आई होप ये कास्ट इनइक्वालिटी वाला पहला पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया, ठीक है। दूसरी बात ये कहना चाहता है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल का मतलब होता है समाज, स्ट्रक्चर का मतलब होता है समाज कैसे बना है, ठीक है। ऑफ इंडिया, इंडिया की अगर सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, इज बेस्ड अपॉन द कास्ट सिस्टम। जो हमारा समाज का इंडिया का स्ट्रक्चर है वो कास्ट सिस्टम के ऊपर बेस है, ठीक है। अलग अलग कास्ट के यहाँ पर लोग रहते हैं, जो ग्रुप्स है उनके, ठीक है। हर ग्रुप की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, हर ग्रुप का अपना अपना रीति रिवाज है। हिंदुइज्म के हिसाब से चलेगा, मुसलमान अपने हिसाब से काम करेंगे, वही सारा कास्ट सिस्टम के ऊपर बेस है। उसके बाद डिस्कस करते हैं आपका ये चार्ट दिया हुआ है कास्ट वाला, इसमें कितने परसेंट इंडिया में कास्ट एग्जिस्ट करती है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज है हिंदुइज्म। इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदू है, जिसकी परसेंटेज क्या है, अप्रोक्स 79.8%, ठीक है। उसके बाद ये वाला ग्रुप है मुस्लिम ग्रुप। मुस्लिम ग्रुप की परसेंटेज कितनी है, 14.2%, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं क्रिश्चियन कितने परसेंट है हमारे इंडिया में, 2.3%। उसके बाद बात करें सिखिज्म, सिख कम्युनिटी की, वो कितनी है, 1.7%, ठीक है। अब इस परसेंटेज को बढ़ के आपको आइडिया होगा हाँ भी कितने परसेंट की कौन सी धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। अगली बात, कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आउट कास्ट ग्रुप। जो हमारा कास्ट सिस्टम पहले वाला कास्ट सिस्टम था ना, वो इतना ज्यादा कठोर था ना, वो लोग क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव करते थे दूसरी कास्ट वाले के साथ। हाँ भी बैठना नहीं, इसके साथ खाना नहीं खाना, मैरिज भी नहीं करवानी, ये कास्ट इनइक्वालिटी में आता है, ठीक है। अगली बात करें, हाँ भी मैंने बोला ना अभी सुधार आ रहा है, तो अगला कंसेप्ट
कॉन्सेप्ट ये है कि कास्ट सिस्टम में कैसे सुधार आ रहा है, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट की हेडिंग क्या बनेगी, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कास्ट हायरार्की ब्रेकिंग डाउन। तो अगले कॉन्सेप्ट में हम ये डिस्कस करेंगे अब हाँ भी जो कास्ट सिस्टम पुश्तों से चलता आ रहा है वो ब्रेक डाउन कैसे हुआ, हाँ भी उसमें सुधार कैसा हुआ, ठीक है। बाय सबसे पहला पॉइंट है सुधार कैसे हुआ, बाय सोशल रिफॉर्मर, जो समाज में सुधारक थे, समाज सुधारक थे। लाइक कौन कौन से हैं, बी आर अम्बेडकर जी ने बड़े सारे कास्ट सिस्टम को बढ़िया करने में, अपलिफ्ट करने में बड़ी सारा योगदान दिया, ठीक है। अगली पर्सनैलिटी है ज्योतिबा फुले, ठीक है। इन्होंने भी कास्ट सिस्टम को सुधारने में बड़ा सारा योगदान दिया, लोगों को गाइड किया, हाँ भी कास्ट सिस्टम समाज के लिए अच्छा नहीं है, आपको ये इससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। अगली पर्सनैलिटी एमजी मतलब महात्मा गांधी जी ने भी कास्ट सिस्टम को सुधारने के लिए बड़ा सारा योगदान दिया, ठीक है। उसके बाद पेरियार रामास्वामी, ठीक है, इन्होंने भी कास्ट सिस्टम को सुधारने के लिए बड़े सारे योगदान दिए। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है ऐसी कौन कौन सी पर्सनैलिटी है जिन्होंने कास्ट सिस्टम को खत्म करने की पूरी कोशिश की है और अपनी कोशिश में बड़े ज्यादा सक्सेसफुल भी रहे हैं, तो इन सभी का नाम लिख देना, ठीक है। दूसरी बात, बाय स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, जैसे ही हम एजुकेशन फैला देंगे हम सब तरफ, तो एजुकेशन पढ़ के भी लोग क्या होंगे, कास्ट सिस्टम को समझेंगे और इससे ये जो पुराने रीति रिवाज है इसको ना मानेंगे, ठीक है, जिससे समाज की डेवलपमेंट होगी, तो उनकी भी डेवलपमेंट होगी। अगली बात, बाय अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। जैसे जैसे शहरों का निर्माण होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लोग काम पे लगेंगे, उनका ध्यान काम पे जाएगा, तो वो सुधर जाएंगे इसको लेके, ठीक है। उसके साथ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है पैसे की डेवलपमेंट, ठीक है। देश की, अगर किसी भी देश के पास बड़ा सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सड़कें बढ़िया है उनकी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया है, वो सारी चीजें बढ़िया है, तो उनका ध्यान उन चीजों पे जाएगा नहीं, वो डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अगला फैक्टर क्या है जिससे कास्ट सिस्टम में सुधार देखने को मिला है, तो उसका अगला कारण है बाय ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ठीक है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब हम जैसे मैंने यहाँ पर बात की थी सिमिलर ऑक्यूपेशन होते हैं कास्ट इनइक्वालिटी में, हाँ भी उन्होंने काम बदलना नहीं अपना, जो एक काम में तरखान है तो वो तरखान का ही काम करेंगे सभी, ठीक है। अगर वो अपना माइंड चेंज ही नहीं करेंगे, कुछ नया सोचेंगे नहीं, तो वो पुरानी सोच में ही रहेंगे, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, जब हम एक ऑक्यूपेशन को छोड़ के दूसरे ऑक्यूपेशन को अपनाना शुरू कर देते हैं, नई सोच अपनाना शुरू करते हैं, नए तौर तरीके अपनाना शुरू करते हैं, ये किसके द्वारा होता है, बाय न्यू जनरेशन। हो सकता है न्यू जनरेशन इतनी ज्यादा फास्ट हो, वो अपने पेरेंट्स का काम जो कर रहे हैं वो ना करे, पेरेंट्स जो सोच रहे हैं वो ना सोचे, वो कुछ अच्छा सोचे या बेहतर सोचे, ठीक है। जो मैरिज करवा रहे हैं वो हो सकता है इंटर कास्ट में करवाएं, अलग कास्ट से करवाएं, ठीक है, जिससे कास्ट सिस्टम में सुधार देखने को मिल सकता है, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट 2 आपको अच्छी तरह समझ आ गए, हाँ भी कास्ट इनइक्वालिटी क्या होती है और कास्ट इनइक्वालिटी को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। अगली बात करें आज वाली, ठीक है। बट इनइक्वालिटीज, हमारी जो इनइक्वालिटी है, कास्ट इनइक्वालिटी है, प्रेवलेंट इन इंडिया टिल नाउ, अभी भी कुछ ऐसी जगहों में इंडिया में कास्ट इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। उसका क्या रीजन है, बस इन रीजनों में से एक दो रीजन आपने देने हैं, ठीक है। पहला रीजन क्या है, इवन नाउ, आज भी मोस्ट पीपल मैरी विद इन कास्ट, आज भी देखोगी कई लोग होते हैं एक ही कास्ट में मैरिज करते हैं, तो जिससे पता चलता है हाँ कास्ट इनइक्वालिटी जिंदा है, ये जिंदा है, ठीक है। उसके बाद अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, पता है क्या होता है, अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि जो बड़ा कास्ट का होता है ना, छोटी कास्ट को हाथ भी नहीं लगाने देता, हाँ भी मेरे से दूर हो जा, अगर तूने हाथ लगा दिया मेरे को नहाना पड़ेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली येट, आज के समय में अनटचेबिलिटी आपको लग सकता है ये वाला पॉइंट, हाँ सर ऐसे बोल रहे हैं, कई जगह पर हो सकता है आपको ना पता हो ये होती हो, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम अभी तक खत्म नहीं है। अगर अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं खत्म हुई, इसका क्या संकेत है, हाँ भी कास्ट इनइक्वालिटी अभी तक जिंदा है, ठीक है। आई होप ये कास्ट सिस्टम वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। अगली स्लाइड में करेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स, हाँ भी कास्ट का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, चलो चलते हैं। चल गाड़ी स्टार्ट कर। हाँ जी बेटा, ये है सेकंड लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाली स्लाइड में हम चैप्टर को खत्म करेंगे। इसके बाद आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स, और दूसरी वाली स्लाइड में हम करेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट। ये वाली स्लाइड में करेंगे कि हाँ भी कास्ट जो होती है पॉलिटिक्स को कैसे इफेक्ट करती है, और अगली स्लाइड में करेंगे पॉलिटिक्स कास्ट को कैसे इफेक्ट करती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ठीक है। ठीक है। तो मेन हेडिंग क्या रहेगी इसकी, कास्ट इन पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल होता है, कास्ट और पॉलिटिक्स में आपस में क्या लेना देना, ठीक है। कास्ट इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स, जो कास्ट है ना वो पॉलिटिक्स के ऊपर प्रभाव डालती है, ठीक है, विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, मतलब उसके पक्ष है, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों डालती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव क्या है इसके रोल, ठीक है। तो पहला है कास्ट पॉलिटिक्स हेल्प्ड दलित एंड ओबीसी टू
गेन बेटर एक्सेस टू द डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये है जो कास्ट के ऊपर करी गई पॉलिटिक्स, वर्ड है ना यहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स, जो कास्ट पॉलिटिक्स है ना, फॉर एग्जांपल जैसे समाज में दलित लोग रहते थे, दलित और ओबीसीज थे जिनकी माइनॉरिटी थी और उनके साथ बड़ा ज्यादा बुरा होता था, ठीक है। अब जो उनके ऊपर पॉलिटिक्स की गई, ठीक है, अब मैं मान लो मैं ओबीसी का लीडर बन गया, हाँ भी ओबीसी को हक मिलना चाहिए तो मैं उसके ऊपर पॉलिटिक्स करूंगा, ठीक है। अगर मैं जीत जाता हूं तो किसकी हक की बात करूंगा, ओबीसी और दलित की, ठीक है। तो जो कास्ट पॉलिटिक्स होती है ना वो हेल्प करती है जो समाज में दलित और ओबीसी को बेटर एक्सेस देती है उसके डिसीजन मेकिंग के लिए, मतलब उनके पक्ष में बात करेगी, ठीक है। आई होप ये पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया। दूसरा पॉइंट, सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज डिमांडिंग फॉर द एंडिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट इनइक्वालिटी। जो समाज में कास्ट इनइक्वालिटी होती है ना, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अब कास्ट को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना उसके ऊपर बात करती है, अगर जीत जाती है तो उसको सुधारने की कोशिश करती है, ठीक है। आई होप ये पॉजिटिव पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए। अगली बात करें इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, मतलब नेगेटिव पक्ष इसके, ठीक है। इट डिसरप्ट्स सोशल हार्मनी, ठीक है। सोशल हार्मनी का मतलब होता है समाज में जो भाईचारा है ना उसको वो विघन डालती है। डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, विघन डालना, समझो इस बात को। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, और क्लास में टीचर ना सिर्फ एक दो बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है और बाकियों को नहीं ध्यान दे रहा, ठीक है। तो बेसिकली जिससे क्या होता है, हो सकता है बाकी बच्चों को इसमें तकलीफ हो। जैसे जो कास्ट पॉलिटिक्स किसी विशेष ग्रुप के लिए की जाती है, उनके भलाई के लिए, जैसे दलित हो गए, ओबीसी हो गए, ठीक है, जैसे इनको रिजर्वेशन दी गई है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है समाज में दूसरे लोगों को इनके रिजर्वेशन से कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये भाईचारे को विघन डालती है ये, ठीक है। ऐसे वही बात होगी क्लास में, एक ही बच्चे को प्यार मिले तो बाकी उसके दुश्मन बन जाएंगे, ठीक है। आई होप फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। दूसरा बात, इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम पॉवर्टी, करप्शन एक्सेट्रा इश्यूज। जो कास्ट के ऊपर पॉलिटिक्स की जाती है ना उनका मेन मकसद क्या होता है, हमने बस कास्ट को लेके, कास्ट का सहारा लेके जीतना है, तो वो डाइवर्ट हो जाते हैं कुछ पब्लिक इशू के ऊपर, जैसे पॉवर्टी के ऊपर ध्यान नहीं देते, हाँ भी गरीबी को कम करना है इसके ऊपर नहीं ध्यान देते, सिर्फ कास्ट को लेके जीतना चाहते हैं, ठीक है। और समाज में जो करप्शन का मुद्दा होता है उसको भूल जाते हैं, डाइवर्ट हो जाती है, इसको भूल जाती है, ठीक है। आई होप ये पॉजिटिव और नेगेटिव कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। अगला कंसेप्ट क्या आता है, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। हमने इंपॉर्टेंट फॉर्म बतानी है, या तो एग्जाम में फॉर्म्स आ जाएगा या क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी प्रॉब्लम है ऑफ कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स। अगर कास्ट पॉलिटिक्स में आएगी तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है पॉलिटिक्स में, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो हेडिंग बना के बढ़िया एक्सप्लेन करना है, बाकी मैं सारी चीजें अपने नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम क्या आ सकती है, वाइल कैंपेनिंग। जो कैंपेनिंग है, अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं इलेक्शन से पहले जीतने के लिए, उसको कैंपेनिंग बोलते हैं। उसमें क्या है, पॉलिटिकल पार्टी अपील टू पीपल फॉर वोट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट को लेके वो अपील करते हैं, पॉलिटिकल लीडर, हाँ भी आपकी कास्ट को सुधारने के लिए मैं काम करूंगा, मेरे को वोट दो, मेरे को जिताओ। वो लोग ये पॉवर्टी और करप्शन वाले इश्यूज को भूल जाते हैं कैंपेनिंग में, ठीक है। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट, वाइल चूजिंग कैंडिडेट। अब कैंडिडेट मतलब अपनी पार्टी में कहां से कोई खड़ा होएगा उसको बोलते हैं कैंडिडेट, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, वाइल चूजिंग कैंडिडेट, कैंडिडेट को चूज करते वक्त वो क्या देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट को लेके वो कैंडिडेट को चूज करते हैं। समझो इस बात को, मान लो एक एरिया है ए, ठीक है, वहां पर ओबीसी कास्ट के लोग रहते हैं 99%, ठीक है, और एससी कास्ट के लोग रहते हैं 1%। तो मान लो उस एरिया ए से एक ओबीसी का बंदा सीट लेने गया और एक एससी का बंदा सीट लेने गया, ठीक है। तो वो लोग ये देखते हैं, हाँ भी हम किसको टिकट दे, वो किसको देंगे, ओबीसी को। क्यों, क्योंकि 95% ओबीसी है, ठीक है। अगर उनका इलेक्शन वहां से होगा तो ओबीसी वाला ही बंदा जीतेगा, 1% वाले को वो निगलेक्ट कर देंगे, देखेंगे नहीं, ठीक है। तो कैंडिडेट चूज करते वक्त भी कास्टिज्म को देखा जाता है, ये बड़ी बुरी बात है। उनका मेन मकसद क्या होना चाहिए, हाँ भी हमने टिकट देनी है, लोग भलाई करनी है, ये चीजें नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट समझ आ गए। हाँ भी पहला क्या था कि प्रचार करते वक्त वो कास्ट को देखते हैं, दूसरा कैंडिडेट चूज करते वक्त कास्ट को देखते हैं, ठीक है। अगली बात, वाइल फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाते समय वो क्या करते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी यूजुअली टेक केयर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट। रिप्रेजेंटेटिव समझो पहले क्या होता है, मान लो मैं ए जगह से इलेक्शन लड़ा तो मैं ए का रिप्रेजेंटेटिव होऊंगा। अगर मैं बी जगह से खड़ा हुआ हूँ इलेक्शन के लिए तो मैं रिप्रेजेंटेटिव किसका होऊंगा, बी जगह का, ठीक है। कास्ट, जब कास्ट सिस्टम की बात होती है पॉलिटिक्स में, वो लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, हाँ भी किसकी कास्ट की ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि कास्ट के बेस पे होता है। आई होप ये 3 के 3 कंसेप्ट आपको अच्छे समझ आ गए। सबसे पहला कौन सा था, हाँ भी प्रचार करने से पहले क्या क्या देखते हैं कास्ट को लेके, और कैंडिडेट कैसे चूज करते हैं कास्ट को लेके, और जब गवर्नमेंट बनाते समय भी उनकी माइंड में कास्टिज्म ही होता है, लोगों की भलाई, पॉवर्टी, करप्शन जैसे इश्यूज को वो भूल जाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया। एट लास्ट में हम क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कौन सा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, जो इंडियन 18 साल का है, कोई भी है वो, ठीक है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे मेल फीमेल है, उसको वोट देने का हक मिल जाता है, ठीक है। जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज हेल्प टू कॉम्बैटिंग कास्टिज्म। कॉम्बैटिंग का मतलब क्या होता है, मुकाबला। कास्टिज्म के कैसे मुकाबला किया जा सकता है, तो उसका आंसर है यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज से, ठीक है। सभी को मौका मिलेगा ना वोट डालने का, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो अपने आप ही क्या होएगा, पॉलिटिक्स में सुधार देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज में 1 पर्सन 1 वोट, मतलब एक पर्सन की एक वोट है, वो वैल्यूएबल होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, किसी को भी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा, ठीक है। कलर, चाहे उसका जो मर्जी कलर है, ब्लैक है, व्हाइट है, कोई भी है, ठीक है। सेक्स, सेक्स मतलब चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ठीक है। रिलीजन, चाहे उसका जो मर्जी धर्म है, ठीक है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होएगा अंडर द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, ठीक है। आई होप ये फुल स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। कास्ट और पॉलिटिक्स के पॉजिटिव पक्ष क्या थे, नेगेटिव पक्ष क्या थे, और पॉलिटिक्स में अगर कास्टिज्म आता है तो क्या क्या नुकसान देखने को मिलता है, क्या क्या उसकी बुराइयां, ठीक है। और लास्ट में हमने यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज का कंसेप्ट देखा। अगली और लास्ट स्लाइड में करेंगे, यहाँ पर था ना कास्ट इन पॉलिटिक्स, अगली स्लाइड में करेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट। हाँ भी पॉलिटिक्स भी कास्टिज्म को कैसे प्रभावित करती है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो चलते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ जी बेटा, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। ये है बिल्कुल लास्ट स्लाइड, इसके बाहर आपके सारे कंसेप्ट पेपर के लिए क्लियर है। बस आपने स्लाइड्स देखनी है, जैसे ही एक स्लाइड खत्म होती है आपने क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने, बस आपका काम खत्म। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करो कि आपके 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है। इस वाली स्लाइड में क्या करेंगे, पॉलिटिक्स इन कास्ट, मतलब जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट पे ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग होती है पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम। जो पॉलिटिक्स होता है, हाँ भी वो भी क्या करता है, कास्ट सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डालता है। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा ना वैसे वैसे आपको अच्छी तरह समझ आती रहेगी, ठीक है। इसमें क्या है, बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे 3 हेडिंग, ठीक है। और इस हेडिंग में क्या है, सबसे पहले जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट के ऊपर कैसे प्रभाव डालती है, कोलिशन। सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए यहाँ पे कोलिशन मतलब होता क्या है। मान लो जीतने के लिए 10 सीट चाहिए, ठीक है। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, दूसरी है बीजेपी पार्टी। आम आदमी को मिले 10 वोट और बीजेपी को मिले 5 वोट्स, तो कौन जीतता, आम आदमी पार्टी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी बात, कोलिशन की, ठीक है। जीतने के लिए 10 वोट चाहिए, ठीक है। आम आदमी को मिली 5, बीजेपी को मिली 5 वोट्स, ठीक है। तो जीता कौन, कोई नहीं। अगर ये दोनों हाथ मिला लेते हैं, दोनों कोलिशन कर लेते हैं, तो दोनों की सरकार बन जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या पता चला हमें, जो कोलिशन है वो जो मिलना है आपस में, वो कास्टिज्म को कैसे प्रभाव डालता है। इसका मीन्स क्या होता है, वेरियस कास्ट ग्रुप्स, बहुत सारे कास्ट ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू एंटर ईच इनटू ए कोलिशन विद वन कास्ट। अब समझो इस बात को, कास्टिज्म जो इंडिया का ना बड़ा ज्यादा कठोर था। जैसे जर्नल के लोग एससी के साथ नहीं बैठते थे, या एसटी के लोग ओबीसी के साथ नहीं बैठते थे, तो अलग अलग कास्ट अपने आप अपने ग्रुप में मस्त रहती थी। जैसे पॉलिटिक्स आई, पॉलिटिक्स में क्या हुआ, मान लो वही एग्जांपल उठाते हैं, जैसे ओबीसी को 5 वोट मिली और जनरल को 5 वोट्स मिली, कोई नहीं जीता ना, तो दोनों अगर मिलेंगी तभी सरकार बनेगी, ठीक है। तब क्या हुआ, बहुत सारे जो कास्ट सिस्टम है, वेरियस कास्ट लिखे ना यहाँ पर, ग्रुप रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू कोलिशन, बहुत सारे ग्रुप्स को इकट्ठा होना पड़ा, जिससे उनमें भाईचारा बढ़ा, ठीक है। पॉलिटिक्स ने क्या कर दिया, कास्टिज्म के ऊपर प्रभाव डाल दिया, ठीक है। दूसरी बात, न्यू ग्रुप्स। अब ना पॉलिटिक्स में जैसे हम देख रहे हैं कि ओबीसीज होते हैं, एसटी होते हैं, ठीक है, जनरल्स होते हैं, ठीक है। नए कास्ट ग्रुप भी शामिल हो गए पॉलिटिक्स में, ठीक है। न्यू ग्रुप्स ऑफ कास्ट, नए कास्ट के ग्रुप्स हैव कम पॉलिटिक्स एरिना, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आ गए, लाइक फॉरवर्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स। फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप और बैकवर्ड क्लास ग्रुप भी पॉलिटिक्स में शामिल हुए, जिससे कास्टिज्म को पॉलिटिक्स में बड़ा ज्यादा प्रभावित किया, ठीक है। 2 पॉइंट समझ आ गई। अगला पॉइंट, वाइडर बेस। वाइडर बेस में क्या है, ईच कास्ट ट्राई, वाइडर मतलब होता है ज्यादा, ईच कास्ट ट्राई टू बिकम बिगर। पॉलिटिक्स में पता है ना, जिसको ज्यादा समर्थन मिलता है, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं, वही सरकार बनाता है। समाज में हर एक कास्ट ग्रुप पर वाइडर बेस बनना चाहता है, बिकम वाइडर बेस बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट। इन कोऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, शामिल होना। कोई भी कास्ट ग्रुप उठा लो, ठीक है जी, अगर उनकी संख्या कम है तो वो चाहते हैं कि हाँ भी पॉलिटिक्स में हमारे फॉलोअर की संख्या बढ़नी चाहिए, चाहे जिस मर्जी कास्ट का हमारे कास्ट में शामिल हो, ठीक है। जिससे क्या होता है, कास्टिज्म को बड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। पहले क्या होते थे, हाँ भी अपनी कास्ट में मस्त रहते थे, अब वो अपनी दूसरे की कास्ट में भी शामिल होने लग गए हैं। पॉलिटिक्स ने ऐसे प्रभाव डाल दिया कास्टिज्म को। आई होप ये फुल फ्लैश स्लाइड आपको अच्छे से समझ आ गई। यहाँ पर होता है चैप्टर खत्म। इसके नीचे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे पीडीएफ में डाल दूंगा, बस आपने ध्यान से तैयारी करनी है। तो मिलते हैं किसी और चैप्टर में किसी और दिन। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।